नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे आर्थिक समीक्षा। फरवरी का जो करंट था वो पूरा हो गया है, मार्च का आएगा तब करवा लेंगे। अब है बारी आर्थिक समीक्षा की, जिसका अध्ययन हम करने जा रहे हैं। आर्थिक समीक्षा में हमने वही कंटेंट लिया है मेनली जो आप समझ सको, जो आप याद कर सको, जो आप इजीली ये है कि सरसरी रीडिंग मारो ना तो भी याद हो जाए। ये नहीं कि बहुत सारे स्टैटिक्स डाल दी, क्योंकि आर्थिक समीक्षा का कंटेंट ऐसा है जो ओरिजिनल पूरी जो लिस्ट या जो पूरे पेजेस हैं वो लगभग 400 है, और 400 पेजेस की अगर पीपीटी बनाए तो 1600 पीपीटी होती है, लेकिन हमने इनको 100 पीपीटी या 110 पीपीटी कहें उसके अंदर सल्टाने का काम करा है कि आप सरसरी निगाहों से भी अगर वो कंटेंट एक बार पढ़ें तो आप एग्जाम में जो क्वेश्चन के आसपास टच करे आप उस क्वेश्चन तक पहुंच पाओ। तो स्टार्ट करते हैं एकदम बिल्कुल नए अंदाज में, ताकि आपको ये चीजें समझ आए, इजी लगे। हम इसको ज्यादा डिफिकल्ट बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो राजस्थान की मुख्य चीजें हैं वो देखते हैं, तो स्टार्ट इससे करते हैं। जो रघुराम राजन समिति है 2013, इसके अनुसार कुछ डेटा दिए गए जिसके अंदर राजस्थान है वो लिस्ट डेवलप्ड स्टेट, यानी थोड़ा कम ही विकसित है, और उसके अंदर भी राजस्थान का स्थान कितना है, 10वां। हम भले ही खुद को शेर खान माने, लेकिन हमारा स्थान इंडिया में 10वां आता है। और दशक की जो वृद्धि दर रही है जनसंख्या की, वो राजस्थान की रही है 21.3%, और जो कार्य सहभागिता दर है वो रही है 43.6%, और जो जीवन प्रत्याशा है वो 70.4 वर्ष, यानी कि लगभग 70 वर्ष के लगभग यहाँ पे जो राजस्थान में जो इंसान जन्म लेता है वो जी लेता है। इसके बाद बहुत सारी ऐसी प्रचलित कीमतें हैं, प्रति व्यक्ति आय, ये बाद में डिस्कस करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय अनुदान योगदान से, ताकि आप इजीली समझ सकें। और ऐसा समझाने का प्रयास किया गया है इसके अंदर कि आपके दिमाग में ये थोड़ा घुस जाए, आपको इसे डिफिकल्ट नहीं लगे कि यार क्या आंकड़े आंकड़े बहुत कम रखे हैं। सीधी सी बात है, सारे आंकड़े याद रखना पॉसिबल नहीं है, तो मुख्य मुख्य आंकड़े वही रखे हैं जो एग्जाम में टच कर सकें। तो जो जीएसवी है ये है ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिड। तो अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय योगदान है राजस्थान का वो किस प्रकार रहा है, तो अपन इसको जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये एक परिवार है पूरा, इस परिवार का सबसे बड़ा बेटा है कृषि इस परिवार का सबसे बड़ा बेटा है उम्र में। फिर दूसरा बड़ा बेटा है उद्योग, और फिर आता है सेवा। तो स्टार्ट में ये कृषि क्षेत्र था राजस्थान में, यानी जो कृषि बड़ा बेटा है राजस्थान का, इसका योगदान सबसे ज्यादा था, यानी कि सबसे ज्यादा सैलरी यही देता था। लेकिन वर्तमान में चीजें बदल चुकी है। मुख्य 3 बेटे हैं, बाकी कजदिन वजदिन और भी बहुत सारे रिश्तेदार हैं, वो नहीं। अपन जो मुख्य 3 हैं इनकी बात करेंगे। सबसे उम्र के हिसाब से सबसे बड़ा बेटा कृषि है, फिर उद्योग और फिर सेवा। लेकिन अब इनका जो योगदान है अर्थव्यवस्था में जीएसवीए में वो थोड़ा चेंज हो रहा है। तो इसके अंदर जो पहले सबसे ज्यादा योगदान आता था कृषि क्षेत्र का, वो अब पलट के आ गया है सेवा क्षेत्र पे। अब सेवा क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा योगदान दे रहा है। तो किस प्रकार सेवा क्षेत्र है वो अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहा है, वो हम यहां देखते हैं। 2 मानक निर्धारित किए गए हैं, एक तो स्थिर कीमतों पर और दूसरा है प्रचलित कीमतों पर। इस हिसाब से हमने आपको समझाने की कोशिश करा है। तो सबसे ज्यादा जो प्रचलित कीमतें हम देखते हैं सबसे पहले, तो प्रचलित कीमतों पर जो सेवा क्षेत्र है ना, का योगदान है 47.71, 47.71%। कृषि क्षेत्र को इसने बहुत पीछे छोड़ दिया है। और उसके बाद जो आ गया है और योगदान प्रचलित मूल्य, ये 2 मानक निर्धारित किए गए, प्रचलित मूल्यों पर और स्थिर कीमतों पर या प्रचलित कीमतों पर। तो प्रचलित कीमतों पर फिर 2 नंबर आता है उद्योग क्षेत्र, जिसका योगदान है 26.55%। ये हमें याद रखना ही होगा भाई, और ये याद रख सकते हैं, ज्यादा आंकड़े नहीं डाले मैंने इसके अंदर। और फिर जो कृषि क्षेत्र है उसका योगदान है 3 नंबर पे, और वो है 25.74%। ये है प्रचलित कीमतों पर। अब इधर हम देखते हैं जो स्थिर कीमतों पर जो योगदान है वो किस प्रकार रहा है। उसके अंदर स्थिर कीमतों पर भी सबसे ज्यादा योगदान किसका है, सेवा क्षेत्र का, वो 46.46%। फिर उद्योग का है 28.21%, और उसके बाद जो कृषि का है वो है 25.33%। तो हम इसको इधर लिख देते हैं,
स्थिर कीमतों वालों को बाहर लिख देते हैं। तो सेवा क्षेत्र का कितना है 46.46% और उद्योग क्षेत्र का कितना हो गया 28.21%। इनमें थोड़ा सा वेरी करेगा और कृषि क्षेत्र का 25.33%। ये दोनों याद रखने ही पड़ेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस है भाई। प्रचलित कीमतों पर तो 47% है और स्थिर कीमतों पर 46.64, और इधर कृषि क्षेत्र है वो प्रचलित कीमतों पर 25.74% है और स्थिर कीमतों पर 25.33%। योग वो 26.55% है जो प्रचलित कीमतों पर और स्थिर कीमतों पर 28.21%। इसके अंदर जिन जिन क्षेत्र का क्षेत्रवार जो योगदान है उसको हम थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। एकदम इजीली कंटेंट बनाया गया है। तो ये रहा। अब बात करते हैं सेवा क्षेत्र की, जिसका सबसे ज्यादा योगदान है 47.7% जो है प्रचलित कीमतों पर। तो इस सेवा क्षेत्र के अंदर क्या आता है, परिवहन, वित्त, संचार, पर्यटन, लोक प्रशासन, पेशेवर सेवाएं इसके अंदर क्या है शामिल है। और सेवा क्षेत्र की बढ़ती हिस्सेदारी राज्य की आधुनिक एवं विविधीकृत अर्थव्यवस्था की ओर संकेत करती है। यानी जब जब सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ेगा राज्य की इकोनॉमी में तो जाहिर सी बात है राज्य विकास की ओर अग्रसर होगा। अब इसके बाद देखते हैं हम उद्योग क्षेत्र, और इसकी हिस्सेदारी लगभग कितनी है 26.5%, जैसा हम उस डायग्राम में पहले देख चुके हैं। उद्योग क्षेत्र में क्या आता है, खनन, विनिर्माण, उत्पादन, निर्माण कार्य एवं गैस आपूर्ति इसके अंदर प्रमुख है। उद्योग क्षेत्र में ये उद्योग क्षेत्र की सब्सिडीज है, क्या क्या इसके अंदर इंक्लूड किया जा सकता है, इसमें भी कोई मुश्किल वाली चीज नहीं है। अब आते हैं कृषि एवं उसके संबंध क्षेत्र पर, जिसका योगदान कितना है 25.7%। तो कृषि एवं संबंध क्षेत्र उसके अंदर फसल का उत्पादन हो गया, पशुपालन भी इसके अंदर है, वानिकी भी इसके अंदर है और मत्स्य पालन भी इसके अंदर शामिल किया गया है। और जो सेवा क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी है ये दर्शाती है कि राज्य में पारंपरिक जो कृषि का योगदान होता था सबसे ज्यादा, उसकी जगह अब राज्य सेवा क्षेत्र आधारित अर्थव्यवस्था में आगे बढ़कर बहुआयामी एवं आधुनिक आर्थिक संरचना की ओर अग्रसर हो रहा है। सबसे ज्यादा पहले योगदान कृषि क्षेत्र का था, अब कृषि क्षेत्र के बजाय सेवा क्षेत्र का राज्य की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा योगदान होने लग गया है। इतना आपको आ गया सेवा, कृषि और उद्योग। सबसे ज्यादा सेवा क्षेत्र के बाद में उद्योग क्षेत्र, फिर कृषि क्षेत्र। अब हम थोड़ा सा वापस ऊपर आते हैं, जो पूरा ओवरऑल है वो देखते हैं राज्य की इकोनॉमी का। तो प्रचलित कीमतें हैं, तो उनमें जो जीएसडीपी है, जीएसडीपी का मतलब हो गया ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बाबू सोनन डीएनडी पर लगा दियो एक बार, ये थोड़ी देर रुक जा, शांति ले ले बाबूडी, दो आंख देखने दे, अति सी छोटी सी क्लास हुआ है। तो जो जीएसडीपी 2025-26 है वो टोटल कितनी है 18.75 लाख करोड़ रुपए। ये भी याद रखना ही पड़ेगा, आंकड़े बहुत कम लाया हूं। और इसके अंदर जो वृद्धि दर रही है 2025-26 में वो रही है 10.24%। और देश के जो जीएसडीपी का प्रतिशत कितना है 5.25%, यानी देश की इकोनॉमी का कितना योगदान है 5.25%। ये छोटे छोटे आंकड़े याद रख, इससे ज्यादा आंकड़े मैंने डाले ही नहीं, ये आप इजीली याद रख सकते हैं। फिर आगे आते हैं हम स्थिर कीमतों पर जो आंकड़े हैं और प्रचलित कीमतों पर, दोनों ये याद रखने पड़ेंगे भाई, कम से कम आंकड़े डालें। तो स्थिर कीमतों पर जीएसडीपी 2025-26 है वो कितनी है 9.82 लाख करोड़, जो प्रचलित कीमतों पर इसका डबल हो जाएगी 18 लाख करोड़ प्लस। और जो वृद्धि दर रही है वो कितनी 8.66%, टोटल के लगभग पास ही है। और देश की जीएसडीपी में योगदान इसका कितना 4.86%, ये भी उसके आसपास ही है। सिर्फ जीएसडीपी में जो आंकड़े हैं स्थिर कीमतों पर वो प्रचलित वाले में दोगुना हो जाएंगे। अब आते हैं प्रति व्यक्ति आय पर। प्रति व्यक्ति आय का सीन ये है कि स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 1,03,189 रुपए, ये भी याद रखनी है भाई 2025-26 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार प्रति व्यक्ति आय कितनी है। और प्रचलित कीमत पर यही है 2,02,349 रुपए। भाई 1 लाख अगर कोई आदमी सालाना कमाता है तो गुजारा बहुत मुश्किल है। और जो ये तुम बाबू सोनाओं को लेकर जो लंबे लंबे सपने देख रहे हो, बड़े बड़े सपने देख रहे हो, ये इस प्रति व्यक्ति आय से तो पूरे होने वाले नहीं है। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, उनके सपनों में राजकुमार आते हैं, मजदूर नहीं।
तो कमाओ, और कमाना पड़ेगा, और उसके लिए खुद को रगड़ना पड़ेगा, खुद को तपाना पड़ेगा। ये अपन ने कर ही लिया। अब सेवा क्षेत्र हो गया। अब मुख्य चीजें हैं, विकसित राजस्थान का जो संकल्प है 2047 का, उसके 13 क्षेत्र निर्धारित किए गए कि कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं। पहला क्षेत्र है कृषि एवं खाद्य प्रणाली में रूपांतरण करना, फिर स्वास्थ्य एवं कल्याण क्षेत्र है, फिर शिक्षा एवं ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था है, फिर सामाजिक सशक्तिकरण एवं समावेशन है, औद्योगिक खनन एवं आर्थिक वृद्धि है, पर्यटन एवं सांस्कृतिक विकास है। ये क्षेत्र निर्धारित किए गए जिनके आधार पर राज्य को विकसित बनाने का प्रयास किया जाएगा। और उसके बाद है आधारभूत अवसंरचना, जल सुरक्षा एवं अनुकूलता, पर्यावरण स्थायित्व एवं जलवायु अनुकूलता, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, प्रभावी शासन और सार्वजनिक सेवाएं, वित्तीय प्रबंधन एवं आर्थिक नीति। ये बहुत सारी जो राजस्थान सरकार की योजनाएं, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, इनको जब अमली जामा पहनाया जाएगा तब इनका क्रियान्वयन पॉसिबल है। वो किस प्रकार है हम आगे देखते हैं। कृषि खाद्य प्रणाली को बदलने के लिए जो पहल की गई है, योजनाएं लाई गई है, उनमें कुछ योजनाएं अपन देखते हैं। तो पहले है मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, फिर है नमो ड्रोन दीदी योजना, फिर है कृषि ऋण एवं सहकारी आधारित वित्त पोषण, फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फिर दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, और उसके बाद इधर देखते हैं तो राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना, क्योंकि पशुधन भी कृषि के अंदर इंक्लूड किया गया है, पशुपालन भी इंक्लूड किया गया है, राज सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण और औपचारीकरण योजना। ये कृषि क्षेत्र से संबंधित जितनी योजनाएं हैं जो कृषि प्रणाली को बदलने के लिए, उस क्षेत्र को थोड़ा अपडेट करने के लिए, उससे ज्यादा इकोनॉमी अर्जित करने के लिए योजनाएं लाई गई है। फिर स्वास्थ्य एवं देखभाल योजनाएं या कार्यक्रम है मुख्य वो देखते हैं। तो पहला है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, पीएम अभिम, फिर है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना यानी कि महायोजना जिसका नाम है वो है, फिर आयुष्मान वयोवंदन योजना, मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, राजस्थान डिजिटल स्वास्थ्य मिशन तथा आयुष्मान भारत डिजिटल, फिर राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, सिलिकोसिस नीति, शुद्ध आहार मिलावट पर वार। ये कुछ योजनाएं हैं स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित। फिर अगला हम देखते हैं जो मेनली है फीमेल्स पर। एक चीज इन योजनाओं को देखकर मैं फिर से बता देता हूं, हर सरकार चाहे वो राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, वो योजनाएं फीमेल्स पर निकालती है। लड़कों के लिए कोई योजनाएं नहीं है। बच्चियों, औरतों, महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन लड़कों के लिए एकदम ऐसे होता है ना कि सिर्फ स्पेसिफिक लड़कों के लिए योजना, ऐसी कोई योजना किसी सरकार ने नहीं निकाली है। इसका मतलब लड़के पैदा हो 10-12 बार तो क्या 5-7 बार जनगणना में काउंट हो, मर जाओ, आपके लिए कोई योजना नहीं है। जितनी योजना है या तो जेनरिक होगी, जनरल सेंस में होगी, जिसमें महिला और पुरुष दोनों होंगे, या सिर्फ महिलाओं के लिए होगी। आपके लिए कोई योजना नहीं। तो सरकार से उम्मीदें बंद करें आप और इनके साथ रहें, इनकी हाँ में हाँ मिलाए, जीवन सुखी रहेगा। तो जो पहली योजना है इसके अंदर वो लखपति दीदी, फिर नमो ड्रोन दीदी, फिर बैंक सखी या डीजीपी सखी, फिर पशु सखी एवं कृषि सखी। तो लखपति दीदी इसके अंतर्गत क्या है कि 12.98 लाख महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया गया है। और जो बैंक सखी या डीजीपी सखी है इसके अंदर 13,157 महिलाओं की लेन देन राशि है वो 671.07 करोड़। और जो नमो ड्रोन दीदी है कृषि क्षेत्र से संबंधित, इसके अंतर्गत 50 ड्रोन तैनात किए गए हैं। लगभग 12,500 एकड़ का क्षेत्र इसके अंदर कवर किया गया है। और पशु सखी एवं कृषि सखी योजना है, इसके अंदर 37,369 पशु सखी एवं 36,786 पशु कृषि सखी कार्यरत है। ये महिलाओं से संबंधित योजना है, कृषि क्षेत्र को लेकर भी है, बैंकिंग क्षेत्र को लेकर भी है, उनको सशक्त बनाने के लिए भी ये योजनाएं निकाली गई है सरकार के द्वारा। फिर राजस्थान पर्यटन को बढ़ावा देने वाली प्रमुख नीतियां हैं राजस्थान पर्यटन नीति 2025 और राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025। इसके अंतर्गत जो राजस्थान में फिल्में बनेंगी, राजस्थानी फिल्में बनेंगी, उनके अंदर सरकार विशेष प्रकार का अनुदान देती है। बाकी राजस्थानी फिल्मों का स्तर बहुत ही कि बैठे हुए काट रही। फिर जल सुरक्षा एवं अनुकूलता को लेकर जो नीतियां या योजनाएं हैं उनमें है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना,
फिर मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 ये दोबारा अपडेट करा गया। फिर जल जीवन मिशन JJM अमृत 2.0 और कर्म भूमि से मातृभूमि। कर्म भूमि से मातृभूमि को देख के हमें ये लगता है कि जो बाहर से हैं काम करने वाले कामगार है वो अपनी मातृभूमि यानी अपने होमलैंड आ रहे हैं, अपने घर को आ रहे हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये जल संसाधन एवं जल सुरक्षा को लेकर बनाई गई एक योजना है। अब हम प्रमुख जो योजनाएं हैं सरकार की, जिसके अंदर राज्य सरकार केंद्र सरकार का हिस्सा दोनों का है, दोनों मिलकर जो योजनाएं संचालित करते हैं, कुछ योजनाएं सिर्फ राज्य सरकार की, कुछ योजनाएं सिर्फ केंद्र सरकार की, उनके बारे में हम देखेंगे। जो लगभग 2-3 साल से चली आ रही है जो इकोनॉमिक सर्वे, उनमें योजनाएं देखने को मिलती है, तो आपको भी याद करने में कोई ज्यादा मुश्किल होने वाला नहीं है इसमें। तो अपन ये योजनाएं पढ़ेंगे। स्टैटिस्टिक्स या जो आंकड़े कहेंगे अपन वो बहुत कम लाए हैं, जितने आप याद रख सको उतने ही लाए, क्योंकि हम सब शॉर्ट टर्म मेमोरी के शिकार है, STM के शिकार है। मन भी ध्यान है, थाने भी दोहरो याद रहे हो तो मैं थाने दोहरा कौन करना चाहूँ, तो इजी चीजा पढ़ आप समझ रहे हो। तो प्रमुख योजना है, तो उसमें मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, इस योजना को प्रारंभ में पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है, एक स्थान विशेष या जिले विशेष पे ये योजनाएं लागू की जाती है। अगर उधर उसने बढ़िया परफॉर्म किया उसको पूरे स्टेट या पूरे नेशन वाइड उसको लगाया जा सकता है, लागू किया जा सकता है। तो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 3 कृषि जलवायु खंडों कोटा, छिंदवाड़ा, उदयपुर में क्रियान्वित किया गया था। 2018-19 में राज्य के सभी 10 जलवायु कृषि खंडों में इसे क्रियान्वित कर दिया गया। जो है ना 1A, 2A, 1C, 4A जो कृषि जलवायु खंड बनाए गए हैं, राजस्थान में भूगोल में अपन पढ़ते हैं, उनकी बात हो रही है। और इसका उद्देश्य है किसानों को बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना, स्वयं के खेतों में अच्छी किस्म के बीज का उत्पादन को बढ़ावा देना। सिर्फ ये नहीं कि आप अच्छे बीज लाओ, आप अपने खेतों में अच्छे बीज को उत्पादित भी करो, प्रोडक्शन भी करो, ताकि वही बीज आप बेच सको, आपको कहीं से लाने की जरूरत ना पड़े। तो गेहूं, जौ, मूंग, मोठ, उड़द, चना, ज्वार, सोयाबीन तथा सरसों की फसलों की 10 वर्षों से कम अवधि की उन्नत किस्मों का उत्पादन इस योजना के अंतर्गत किया जाता है। ये जितने नाम दिए गए हैं, गेहूं, जौ, मूंग, मोठ, उड़द, चना, ज्वार, सोयाबीन तथा सरसों की फसलों की 10 वर्षों से कम अवधि की उन्नत किस्मों का उत्पादन इस योजना के अंतर्गत किया जाता है। और अगली योजना है गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना। इसका उद्देश्य है रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करना और किसानों को जैविक उर्वरक, तो नेचुरल खाद होती है, जैविक उर्वरक होती है, उससे आपकी जमीन स्वस्थ रहती है, उसके अंदर क्षारीयता कम फैलती है, उसकी उपजाऊता बनी रहती है। तो जो जैविक खाद है या नैनो उर्वरकों का उपयोग करना है, ये इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। जैविक खाद के उपयोग को प्रोत्साहित किया गया है इस योजना के अंदर। फिर आती है नमो ड्रोन दीदी योजना। क्या आपने कभी सुना है नमो ड्रोन भैया योजना? नहीं सुना हो, क्योंकि जो स्पेसिफिक योजना है वो महिलाओं के लिए बनती है, पुरुषों के लिए कोई योजना नहीं। मैं फिर से बता रहा हूँ, तो नमो ड्रोन दीदी योजना चलो पढ़ते हैं अपन। इस योजना के तहत भारत सरकार स्वयं सहायता समूह 1070 कृषि ड्रोन तथा उनके परिवहन हेतु वाहन क्रय करने के लिए अतिरिक्त 3% ब्याज अनुदान प्रदान करेगी। यानी जो टोटल ब्याज बनेगा तो इन्वेस्टमेंट के लिए इस योजना के तहत लोन दिया जाएगा, उसके अंदर 3% है वो जो भारत सरकार है वो उसमें अनुदान देगी। ड्रोन तकनीक के माध्यम से नैनो यूरिया कीटनाशकों के छिड़काव से उर्वरकों एवं कीटनाशकों का सटीक और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित होगा। पहल परंपरागत कृषि पद्धतियों को आधुनिक तकनीक से जोड़कर कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देगी। इसका मतलब ये है कि जैसे बारिश होती है तो बारिश जमीन के कोने कोने तक पहुंच जाती है, लेकिन अपन जैसे पाइप से पानी छिड़कते हैं तो वो कोने कोने तक नहीं जा पाता। तो ड्रोन एक टाइप की बारिश करेगा, जो खाद होगी, अन्य उर्वरक होंगे या कीटनाशक होंगे, तो वो फसल के कोने कोने तक या उसकी डेप्थ तक पहुंचेंगे तो वो ज्यादा असर दिखाएंगे। इसलिए नमो ड्रोन दीदी योजना लाई गई ताकि ज्यादा काम आ सके। जो परंपरागत कृषि तकनीक है उसको आधुनिक तकनीक से जोड़कर नवाचार को बढ़ावा देना इसका प्रमुख लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन NFS, इसके अंतर्गत जो ए भाग है उसमें गेहूं एवं दलहन हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन प्रारंभ किया गया। ये एक केंद्र प्रवर्तित योजना है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। इसे वर्ष 2007-8 में यानी कांग्रेस सरकार थी उस टाइम, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में शुरू किया गया, जिसमें गेहूं, चावल, दलहन फसलों के लिए
ये शुरू की गई थी गेहूं, चावल और दलहन फसलों के लिए 2007-8 में। इसका उद्देश्य खाद्यान्न की उत्पादन तथा उत्पादकता को बढ़ाना ताकि संपूर्ण भारत में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। और इसका जो वित्तीय पोषण है वो केंद्र और राज्य का अनुपात है 60:40। मेनली लगभग योजनाओं में 60:40 देखने को मिलता है कि 60% पैसा केंद्र देगा, 40% पैसा राज्य सरकार देगी। फिर राजस्थान में इस योजना को केवल गेहूं तथा दलहन फसलों के लिए ही लागू किया गया था। स्टार्ट में जब राजस्थान में लागू किया गया तो गेहूं और दलहन फसलों जो दालें थी उनके लिए लागू किया गया था, सारी फसलों के लिए तो लागू नहीं किया गया था। फिर 11वीं जो पंचवर्षीय योजना थी इसके दौरान मोटा अनाज जिसमें मक्का एवं जौ शामिल है तथा व्यवसायिक फसलों कपास को भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया था एनएफएसएम के तहत। फिर मोटे अनाज हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन, वो कौन सा, ये तो मोटे अनाज के लिए, और पहले वाला कौन सा था, गेहूं और दलहन हेतु। अब फिर आता मोटे अनाज के लिए। तो इसमें वर्ष 2018-19 में मोटे अनाजों के अंतर्गत मक्का एवं जौ को एनएफएसएम में शामिल किया गया। और पोषक अनाज यानी श्री अन्न हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन वो वर्ष 2018-19 से बाजरा और ज्वार को भी पोषक अनाज न्यूट्रिशियल सीरियल श्रेणी में शामिल किया गया। यानी फिर 2018-19 में बाजरा और ज्वार को भी पोषक अनाज में शामिल कर लिया गया। वर्ष 2025-26 में राज्य में ज्वार हेतु 11 जिलों एवं बाजरा हेतु 28 जिलों में ये योजना संचालित है जो पोषक अनाज से रिलेटेड है। मोटे अनाज हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन, इसके अंतर्गत 2018-19 में बाजरा और ज्वार को भी शामिल किया गया। छोटी छोटी पीपीटीज हैं, एक पीपीटी को पढ़ने के लिए मुझे लगता है आपको 30 सेकंड लगेगी। सरसरी नजर से भी आप अगर एक पीपीटी को देखोगे तो आपके दिमाग में चल जाएगा, ज्यादा डेटा लिया ही नहीं। फिर वाणिज्यिक फसलें हैं, उनके राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन में वर्ष 2025-26 में कपास हेतु भी 18 जिलों में लागू कर, बाजरा और जौ है के लिए 28 जिले और कपास के लिए 18 जिले 2025-26 में लागू किया गया है। फिर राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन NMNF, ये केंद्र प्रायोजित योजना है, फिर से केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है। राज्य में पारंपरिक कृषि को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2025-26 में प्रारंभ किया गया। इसके अंदर राज्य में कुल 2000 क्लस्टर, केंद्रीय 1800 और राज्य के 200 गठित किए गए, जिनके माध्यम से 2.5 लाख किसानों को आच्छादित करते हुए 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल किया गया राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती के तहत। अगली योजना है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना PMDDKY। इसका प्रारंभ हुआ 11 अक्टूबर 2025 को। इसकी अवधि रखी गई 6 वर्ष यानी 2031 तक। इस योजना में 11 मंत्रालय 36 विभागों की, ये पूछा जा सकता है प्रधानमंत्री धन धान्य योजना में कितने मंत्रालय और कितने विभाग है, तो 11 मंत्रालय और 36 विभाग है, ये याद रखें। योजनाओं को एकीकृत किया गया है। ये योजना देश के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में समग्र कृषि के विकास हेतु गठित की गई है। के अंतर्गत राज्य के चयनित जिले हैं। इस योजना के अंतर्गत भी राज्य के सारे जिले शामिल नहीं किए गए, स्पेसिफिक जिले शामिल किए गए। वो जिले कुछ इस प्रकार हैं प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत। कुछ स्पेसिफिक जिले हैं, कृषि ऋण एवं फसल बीमा, तो सहकारी ऋण द्वारा समावेशी विकास। राज्य में कुल 42,858 पंजीकृत सहकारी समितियां, याद रखना पड़ेगा कितनी पंजीकृत सहकारी समितियां, तो पहला पॉइंट ये हो गया 42,858, जिनमें 23 संघ है, दूसरा पॉइंट ये हो गया, 24 दुग्ध संघ है, तीसरा पॉइंट इधर हो गया, और 38 उपभोक्ता भोग दुकानें, चौथा पॉइंट, और 9,086 प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियां और 285 विपणन तथा फल एवं सब्जी समितियां शामिल है। सहकारी ऋण द्वारा समावेशी विकास के अंतर्गत जो रजिस्ट्रेशन किया हुआ इन चीजों का कृषि ऋण एवं फसल बीमा के तहत। अब है कृषि अवसंरचना निधि। किसानों के लिए फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 15 मई 2020 को 1 लाख करोड़ के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा की गई। कार्य जो भी चीज अपडेटेशन डाले जाएंगे जहाँ पे कुछ सिखाया जाएगा का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए, ताकि कृषकों को अच्छी सुविधाएं प्राप्त हो सके, चाहे वो मंडियों में हो, खेतों में हो, या जिला जो उपभोक्ता केंद्र है या जिला कृषि केंद्र है उन पे हो। तो इसके लिए लगभग 1 लाख करोड़ के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा करी गई है। फिर सहकारी
किसान कल्याण योजना, किसानों को कृषि ऋण एवं साधनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा सहकारी किसान कल्याण योजना शुरू की गई है। इस योजना के अनुसार केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा कृषि और संबद्ध कृषि उद्देश्यों के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। सहकारी बैंकें, केंद्रीय सहकारी बैंकें, उनके द्वारा 10 लाख का अधिकतम ऋण दिया जाएगा। ऋण क्यों दिया जाएगा? कृषि कार्यों के लिए, कृषि कार्यों से संबंधित साधन संसाधन खरीदने के लिए। फिर राजस्थान ग्रामीण आजीविका ऋण योजना। इस योजना के अंदर ग्रामीण कारीगरों, गैर कृषि गतिविधियों से आजीविका चलाने वाले ग्रामीण परिवारों के सदस्यों तथा अन्य पात्र मानदंडों को पूरा करने लघु एवं सीमांत कृषकों के परिवारों को सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। यानी सिर्फ किसानों के लिए योजना नहीं है, लोगों के पास खेत भी नहीं होते, जीवन यापन तो कैसे न कैसे करना पड़ता है। उसके लिए जो छोटे मोटे कारीगर हैं, कोई भी हो, कोई भी छोटा मोटा काम कर लो, मजदूर हो, उनके लिए भी जो योजनाएं सरकार टाइम टाइम पर लाती है, उनके लिए भी ऋण की व्यवस्था की गई है, जो है राजस्थान ग्रामीण आजीविका ऋण योजना के तहत उनको ऋण मिलता है। फिर कृषि उपज गिरवी ऋण योजना। तो इस योजना के अंदर क्या है, आपकी जितनी भी कृषि उपज होती है, यानी जितना खेत में आपके धन दान होता है, गिरवी रखो, फिर लोन लो, और जब आप लोन चुका दो तो वो वापस रिटर्न में ले लो। तो इसके अंदर ये योजना प्रारंभ की गई 1 जून 2020 को, यानी मोदी जी वाले कार्यकाल में। इस योजना में कृषि उपज को भंडार गृह में रखकर, तो स्पेसिफिक सरकारी भंडार गृह होता है या जो संस्था ऋण देती है, उसके भंडार गृह में रखकर उस पर 3% ब्याज की दर से ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। कारण तो बेसिक सी बात है, कुछ ना कुछ ऋण लेने के लिए देनी पड़ेगी, नहीं तो काल में मैं भी ऋण ले चल जाऊं। और लोग तो लोन लेके थार लेके घूमते हैं, किराए की थार लेके घूमते हैं, उनका तो क्या ही कहना। तो इस प्रकार गारंटी तो देनी ही पड़ेगी। किराए की थार वैसे नहीं मिलती भाई, बहुत सारी चीजें उधर भी गिरवी रखनी पड़ती है। स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना, ये गैर कृषि योजना में तो 50,000 तक का ऋण 5 वर्ष की अवधि तक दिया जाता है, लेकिन इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र का नहीं होना चाहिए। बाकी कोई भी चीज ले लो, दुकान खोले या कोई छोटा मोटा बिजनेस करे या कुछ भी करे, उसके लिए 50,000 तक का ऋण दिया जाता है स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना से। एक टाइप का क्रेडिट कार्ड है कि टाइम लो फिर पे करते रहो। फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, PMFBY का प्रारंभ हुआ था खरीफ 2016 से। मोदी जी के शपथ लेने के 2 साल बाद। बहुत अच्छी योजना है। इस योजना में खाद्यान्न फसलों में अनाज, मोटा अनाज और दालें, तिलहन और वाणिज्यिक बागवानी फसलें हैं को शामिल किया गया है। तो कृषक द्वारा वहन प्रीमियम होगा वो खरीफ के लिए कितना होगा? 1.5%, रबी के लिए 2%, वाणिज्यिक के लिए 5%। तो ये आप देख लीजिए कि अब बढ़ता जा रहा है। खरीफ में 1.5, रबी के लिए 2% और वाणिज्यिक फसलें हैं उनके लिए 5%। सबसे ज्यादा जो प्रीमियम है वो कृषक द्वारा जो वहन किया जाएगा उनको भरना पड़ेगा। वाणिज्यिक फसलों का सबसे कम है खरीफ का, फिर है रबी का। और अन्य योजनाएं हैं उनमें देखते हैं तो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना, शॉर्ट फॉर्म है PMFME, राजस्थान में लागू करनी है। तो इसका नोडल विभाग है राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड। जिधर विभाग नाम छापा गया वो याद रखें, क्या हो सकता है कि इसको इस स्टेट विशेष में या राज्य विशेष में लागू करने के लिए कौन सा विभाग है? तो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना उसका विभाग है, नोडल विभाग है राजस्थान लागू करने के, वो है राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड। और इसके अंदर प्रावधान किया गया राजस्थान प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना या विस्तार के लिए व्यक्तिगत श्रेणी के आवेदकों को 35% की दर से 10 लाख रुपए तक का अधिकतम अनुदान का प्रावधान है। केंद्र और राज्य का इसके अंदर जो अनुपात है बजट देने का वो है 60-40%, 60% केंद्र देगा और 40% राज्य। ये योजना खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित है। उधर तो केंद्र में तो भारत सरकार खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय वो करता है, और राजस्थान में राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड। फिर कृषक उपहार योजना, तो राज्य के कृषकों को उनकी कृषि उपज को इनाम के माध्यम से विक्रय करने पर ई-पेमेंट के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने हेतु कृषकों को उपज का अधिकतम लाभ दिलवाने के उद्देश्य से राज्य की कृषि उपज मंडी से कृषक उपहार योजना लागू। आपको डिजिटल पेमेंट करना पड़ेगा, उसका डिजिटली रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तभी आप एप्लीकेबल हो इस कृषक उपहार योजना के लिए। फिर राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बिरला ऑडिटोरियम जो जयपुर में है,
एक दिवसीय मसाला कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। राज्य में मसाला प्रसंस्करण, व्यापार व निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा विकसित राज स्पाइस ऐप का शुभारंभ किया। ये याद रखें, राज स्पाइस ऐप का संबंध किससे है? राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव। तो इधर लिख देता हूं, पूछा जा सकता है इसका संबंध किससे है, तो राजस्थान की मसाला कॉन्क्लेव से संबंधित है। और जो मसालों की निर्यात बढ़ाने के लिए जो योजनाएं लाई गई है, इसके लिए इस ऐप को बनाया गया। फिर बागवानी या उद्यानिकी में, तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन है 2005 में किया गया। इस टाइम कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। इसका उद्देश्य था फसल, मसाला, फूलों के क्षेत्रफल, उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि करना। भाई जितना ज्यादा एरिया कोई चीज फसल कवर करेगी, उतना ही ज्यादा उस फसल का उत्पादन होगा। तो ये इसका मेन जो उद्देश्य था वो था। और योजना में वर्तमान में राजस्थान के चयनित 41 जिलों में लागू है। जो राजस्थान में 41 जिला सगड़ा में लागू हुआ योजना राष्ट्रीय बागवानी मिशन। लेकिन हर जगह बागवानी करना भी पॉसिबल नहीं है, स्पेसिफिकली उन जिलों में इधर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है। फिर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY, इस योजना में शामिल कार्यक्रम है वो राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन से वंचित खजूर तथा ताड़ जिलों में उद्यानिकी विकास कार्यक्रम करना। खजूर व ताड़ के पेड़ों की खेती को बढ़ावा देना। खजूर राजस्थान में जैसलमेर में खजूर वो उत्कृष्टता केंद्र खोलने की बात चल रही है शायद, या खुल गया होगा। शहरी लोगों में वेजिटेबल क्लस्टर का निर्माण करना, उत्कृष्टता केंद्रों का निर्माण व पर्यटन करना। तो जो उत्कृष्टता केंद्र राजस्थान में हम उनको पढ़ते हैं, तो नींबू उत्कृष्टता केंद्र वो नांता कोटा में, ठीक है, नींबू कोटा। अनार का है बस्सी जयपुर में, तुम तो अनार उनोरियो। और खजूर का है भोज का जैसलमेर में। खजूर से ये लगा लीजिए, खजूर जो अरब देश उधर मिलते हैं, उधर रेगिस्तान है, अपने जैसलमेर में रेगिस्तान है, तो खजूर का जैसलमेर। अमरूद का है देवड़ावास टोंक में। संतरा का झालावाड़, इधर बहुत ज्यादा बारिश होती है। आंवला का खेड़ी धौलपुर में। सब्जी फसल का बूंदी। फूलों का सवाई माधोपुर और सीताफल का चौड़गढ़। राष्ट्रीय बांस मिशन, ये केंद्र प्रायोजित योजना फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट की 2006-07 में लॉन्च की गई, यानी मनमोहन सिंह के टाइम, तथा 2018-19 में इसे पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन योजना के रूप में पुनः शुरू किया गया। यानी मोदी जी ने इस योजना को कंटिन्यू रखा, थोड़ा सा कुछ अलग चीजें, अलग अपडेट डाल के हाँ हम इस योजना को आगे बढ़ाएंगे। इस योजना के अंतर्गत सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में बांस के पौधों के उत्पादन हेतु उच्च तकनीक एवं लघु स्तरीय विकास किया जाएगा तथा कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं सेमिनारों का आयोजन किया। फिर एग्रो फॉरेस्ट्री योजना, इस योजना के अंतर्गत सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों में नई नर्सरियों, उच्च तकनीक वाली बड़ी एवं छोटी की स्थापना तथा विभिन्न नर्सरियों में पौध उत्पादन का प्रावधान है। यानी नर्सरियां स्थापित की जाएगी एग्रो फॉरेस्ट्री योजना के तहत, जो निजी क्षेत्रों में भी होगी, सार्वजनिक क्षेत्रों में भी होगी। फिर पशुपालन एवं डेयरी विकास संबंधी चीजें, उसमें क्या, पशुपालन का कृषि क्षेत्र के GSV यानी ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड में प्रचलित कीमतों में 49.35%, यानी जो कृषि क्षेत्र का जो योगदान था 25% के लगभग, उस 25% में 50.35% योगदान है वो पशुपालन का है, लगभग आधा, जो सर्वाधिक है इस क्षेत्र में। राज्य के कुल GSV में लगभग 12.70% योगदान, आधा हो गया ना उसका, 25 के लगभग था, 25 से ज्यादा था, इधर 49% इसका, तो 25 का आधा 12.70 के लगभग, उसमें 25.7 कुछ ऐसा था। पशु गणना 2019 के अनुसार राज्य में पशुधन है वो 568.1 लाख यानी 5,68,00,000 के लगभग, यानी जनसंख्या के आसपास पशु भी है अपने राज्य में। उत्तर प्रदेश के बाद पशुधन के मामले में राजस्थान का दूसरा स्थान है, पहले नंबर पर है, जो कि देश के कुल पशुधन का 10.60% है। यानी क्षेत्रफल में भी लगभग इतना ही हिस्सा है भारत का, भारत के क्षेत्रफल में राजस्थान का हिस्सा। और कुक्कुट की संख्या राजस्थान में 146.23 लाख यानी 1,46,00,000। तो जो पशुधन है उसमें कौन सा स्थान है राजस्थान का, और कितने पशु के लगभग और कितना प्रतिशत है वो देखते हैं। तो सबसे ज्यादा गौवंश है का प्रतिशत है 7.24%, और भारत में राजस्थान का छठा स्थान है। भेड़ों में
10.64% भारत का, और उसमें चौथा स्थान है। भैंसों में 12.47% है भारत के कुल भैंसों का, और उसमें राजस्थान का स्थान कौन सा है? दूसरा। बकरी में 14% है भारत के कुल का, और उसमें प्रथम स्थान है, यानी कि बकरी में प्रथम स्थान राजस्थान का। ऊंट के मामले में भी प्रथम, ऊंट में तो एकाधिकार मान लो लगभग 85%, यानी 84.43% है, उसमें भी राजस्थान का प्रथम स्थान है। घोड़े अश्व यानी घोड़े, उसमें 9.84% है, उसमें राजस्थान का तीसरा स्थान है। और गधे ये 18.91 यानी 19% के लगभग है, जिनमें प्रथम स्थान है। और टोटल जो पशुधन है राजस्थान में 10.6%। राजस्थान का स्थान कौन सा है? ऊंट प्रजनन को प्रोत्साहन स्कीम है, क्योंकि ऊंटों की संख्या भी घटती है जैसे जैसे नए नए साधन संसाधन आते जा रहे हैं। हम जो पारंपरिक या परंपरागत संसाधन थे, ऊंट गाड़ी ईटीसी, उनका इस्तेमाल कम हो रहा। आप ये गांव में भी देख पा रहे होंगे, पहले जितने ऊंट थे उतने अब नहीं है। तो उनके प्रजनन को प्रोत्साहन करने के लिए सरकार भी योजनाएं लेके आ रही है। तो उसमें 2 अक्टूबर 2016 को, ये याद रखिए, 2 अक्टूबर 2016 को ऊंट प्रजनन प्रोत्साहन योजना शुरू की गई। ये पूछा जा सकता है। इसमें ऊंटनी के नर व मादा बच्चे के पैदा होने पर, यहाँ पे भेदभाव नहीं किया भाई। इंसान के तो बालिका पैदा होने पे पैसे दिए जाते हैं, लेकिन इधर ऊंटनी के चाहे नर हो चाहे मादा हो पैदा हो, लेकिन पैसे मिलेंगे। ऊंट पालकों को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता 2 किस्तों में, जन्म के 2 महीने 0 से 2 महीने की आयु पर प्रथम किस्त तथा 1 वर्ष की आयु पर द्वितीय किस्त में देने का प्रावधान किया गया था। इस योजना में 2024-25 में नवजात ऊंटों के लिए सहायता राशि है वो 10,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दी गई, यानी दोगुनी कर दी गई है। पहले आधे आधे मिलती थी, अब जो आधी का पूरा था वो पहली किस्त में और आधा दूसरी किस्त में आ जाएगा। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, यानी इसके अंतर्गत पशुओं का बीमा किया जाएगा। इंश्योरेंस जो इंसान की करवाते हैं ना, वो पशुओं की कर रही है सरकार, ताकि जिन लोगों का पूरा घर पशुओं के नाम पे चलता है, पशुओं से चलता है, चाहे वो डेयरी उत्पादन लेके हो, पशु चरा के हो, जो लोग पशु रखते हैं उनसे दूध बेच के, घी बेच के, जैसे भी हो, तो कई बार दुर्घटनावश या किसी स्पेसिफिक रोगों के कारण पशुओं की मृत्यु हो जाती है। भाई अपन भैंस खरीदते हैं तो 60-70 हजार से नीचे भैंस नहीं है, अगर किसी एक भैंस मर जाए तो देख सकते हो कितना लॉस होगा। इसी चीज को ध्यान में रख के राजस्थान सरकार ने मंगला पशु बीमा योजना स्टार्ट करी, जिसमें पशुओं का बीमा किया जाएगा और क्लेम भी देंगे जो पशुपालक होगा उसको। तो इस योजना के अंतर्गत हम देखते हैं क्या है। तो प्रदेश के पशुपालकों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके अमूल्य पशुधन का बीमा कर पशुपालकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान की गई है। इस योजना के अंतर्गत, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना प्रारंभ की गई। इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट घोषणा के अनुसार प्रत्येक श्रेणी में पशुपालकों की संख्या को दोगुना कर दिया गया। यानी पहले 1 लाख पशुपालकों का जो था जिन्हें की बीमा करी जाएगी, अब वो 2 लाख कर दिया गया, डबल कर दिया गया है। जिसके अंतर्गत 10-10 लाख गाय भैंस हो गई, 10-10 लाख हो गए भेड़ बकरी, तथा 2 लाख हो गए ऊंट। तो टोटल कितने हो गए? 10-10 20 और 20-20 40 और 2 42 लाख पशुओं का बीमा किया जाना है। बीमा का प्रीमियम 100% राज्य सरकार वहन करेगी। अपन अपनी बीमा करवाते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं, पैसे हम खुद देते हैं, उसका प्रीमियम हम खुद फिल करते हैं। लेकिन जो मंगला पशु बीमा योजना है, इसके अंतर्गत जो आपके पशुओं का बीमा है का पूरा पैसा जो बीमा कंपनी है उनको राजस्थान सरकार देगी, यानी अपने बजनू अंकल देंगे। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य मुख्यमंत्री के द्वारा दुग्ध उत्पादकों को एक संबल अनुदान राशि उपलब्ध करवाना। इसमें दुग्ध उत्पादकों को 2 रुपए प्रति लीटर अनुदान राशि प्रदान किए जाते थे, जिसे 2022-23 में बढ़ाकर 5 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया, 3 रुपए उसमें और बढ़ा दिए गए पर लीटर पे दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत। फिर गोपालन विभाग, नंदी गौशाला जन सहभागिता योजना के अंतर्गत क्या है, 2018-19 में प्रारंभ की गई। आधारभूत संरचना निर्माण हेतु 90-10 के अनुपात में राशि दिया जाने का प्रावधान है। 90% राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी तथा 10% राशि जन सहभागिता या भामाशाहों के माध्यम से या लोगों की क्राउड फंडिंग के माध्यम से जुटानी होती थी नंदी गौशाला बनाने के लिए, तो संचालित करने के लिए। इस योजना में प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर निराश्रित जो नर गौवंश है
उनकी समस्या का समाधान हेतु एक नंदी गौशाला खोला जाना प्रस्तावित है। कि जो नंदी गौशाला, जो सांडशाला है जिनको हम बोलते हैं मुख्यतः, के अंदर जो अगर बनाते हैं तो जितनी भी लागत आती है उसका 90% राज्य सरकार देगी और 10% भामाशाह लोग अपने पैसे इकट्ठा करके जन सहभागिता के माध्यम से पैसे करके वो गौशाला बनाएंगे और संचालित करेंगे। फिर गौशाला विकास योजना, गौशालाएं अभी चरम पर है और गौशालाएं बनाने का कार्य भी चरम पर है। आवारा गायें या जो गोवंश है उसके अंदर रखा जाता है। तो राज्य सरकार पंजीकृत गौशालाओं में बुनियादी ढांचे में पशु शेड, जिसमें चारा भंडार, जल टंकी आदि के विकास हेतु फिर से 90-10 के अनुपात में सरकार और जनता के वित्त पोषण पर आधारित अधिकतम 10 लाख रुपए तक की वित्त सहायता प्रदान की जाती है। भी यही सीन है कि जो गौशाला बनाने के लिए अगर 1 करोड़ रुपए लग रहे हैं तो उसमें कितने, 1 करोड़ में तो अधिकतम 10 लाख देगी भाई, 90% दे सकती है, लेकिन 90% का भी अधिकतम है कि 10 लाख से ज्यादा हम देंगे ही नहीं। बाकी की जो पैसे का मैनेजमेंट है वो जन सहभागिता के माध्यम से होगा, लोग क्राउड फंडिंग के माध्यम से, जो भामाशाह लोग हैं वही पैसा देंगे। लेकिन जो रेशो रखा गया वो 90:10 का रखा गया है। लेकिन 90 का मतलब ये नहीं कि 1 करोड़ लग रहे हैं तो 90 लाख राजस्थान सरकार की देगी, नहीं, राजस्थान सरकार मैक्सिमम 10 लाख ही देगी। फिर डेयरी विकास से संबंधित, तो राजस्थान में सर्वप्रथम 1975 में डेयरी विकास हेतु राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम जो RSDDC की स्थापना की गई 1975 में। वर्ष 1977 में राजस्थान ऑपरेशन फ्लड के क्रियान्वयन हेतु RSDDC की जगह डेयरी विकास की शीर्ष संस्था राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन यानी RCDF है, स्थापना कर दी गई। वर्तमान में RCDF के नेतृत्व में राज्य डेयरी विकास की त्रिस्तरीय संरचना कार्यरत है। संपूर्ण राज्य में एक संगठित आपूर्ति की श्रृंखला का निर्माण किया जा सके। पहले तो RSDDC की स्थापना की गई, फिर 1977 में इसकी जगह RCDF की स्थापना कर दी गई। तो त्रिस्तरीय संरचना वो है। फेडरेशन में क्या है, शीर्ष राजस्थान फेडरेशन तो राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन राज्य स्तर पर ये शीर्षस्थ है, सबसे बड़ा है। फिर है यूनियन यानी संघ, जिला दुग्ध उत्पादक संघ है, कुल कितने हैं 24। और फिर DCS है, समितियां, प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां जिनकी संख्या 19,643। आप ये याद रखें कुल जिला उत्पादक संघ 24 है। कृषक कल्याण से संबंधित योजनाएं यानी जो किसानों की लगभग योजनाएं किसानों के नाम पर हर सरकार देती है, किसानों तक पहुंच नहीं पाती या किसान उनसे अवेयर नहीं हो पाते। वो हम सारी जो मिस्टेक्स हैं, गलतियां सरकार की नहीं बोल सकते। जितनी सरकार किसी भी चीज के में जिम्मेदार है, नुकसान में जिम्मेदार है, फायदे में उतनी देश की जनता और लोग भी है। तो अगर हमको कोई योजनाएं पता नहीं चल पा रही तो सरकार का ये कर्तव्य है कि उन योजनाओं हम तक पहुंचाएं। पहुंचने के बाद भी अगर लोग उसका फायदा नहीं ले पा रहे वो लोगों की गलती है। तो फिर अब है किसान कलेवा योजना, किस कृषक कल्याण संबंधित योजनाएं हम पढ़ रहे हैं। तो किसानों को रियायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध करवाना। सुपर A एवं B श्रेणी की कृषि उपज मंडियां, जो कृषि उपज मंडी है उनमें भी श्रेणी है सुपर A और B नाम की, इनमें लागू है। फल एवं सब्जी मंडी प्रांगणों को छोड़कर सभी वित्तीय रूप से सक्षम मंडियों तक इनका विस्तार किया गया है। यानी जो फल और सब्जी की मंडियां उनको छोड़कर बाकी जो कृषि मंडियां उनमें किसानों को गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध करवाने के लिए योजना शुरू की है। कलेवा राजस्थान में बोलते हैं सुबह के नाश्ते को। दही में रोटी चूर खानी, इटली आटा ब्रेड बटर कौन खाए। लघु एवं सीमांत वृद्ध किसान सम्मान पेंशन योजना, 1250 रुपए की मासिक पेंशन और इसकी पात्रता लघु एवं सीमांत किसान, महिलाएं 55 वर्ष है या उससे अधिक आयु की हो और पुरुष 58 वर्ष या उससे अधिक आयु का। 18-21 वाला रेशो रख दिया एक टाइप से। शादी के लिए बालिका की उम्र 18 साल और बालक की 21 साल, तो इधर भी 3 साल का गैप ही रखा है। तो महिलाओं की इसमें जो पात्रता है वो कम से कम महिलाओं की उम्र 55 साल होनी चाहिए। 1250 रुपए की मासिक पेंशन मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपका लघु एवं सीमांत किसान होना अनिवार्य और पुरुषों के लिए 58 वर्ष। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, वार्षिक सहायता 2000 से बढ़ाकर 3000 रुपए की गई है, जिसकी घोषणा बजट 2025 से। पहले वो जो 6000 रुपए आते थे ना मोदी जी वाले, गाँव में औरतों से पूछ क्या, उनके राजस्थान सरकार ने फिर बढ़ाया कि 2000 रुपए हम अपनी तरफ से देंगे, 1000 रुपए और बढ़ा दिया। अब टोटल कितने हो गए, 9000 आते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत भी यही चीज है, 6 उनके आते हैं, 3 इनके चल जाते, कल 9000 रुपए मिलते हैं। फिर राजस्थान कृषक समर्थन योजना, MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक 150 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस, यानी जो भी फसलें हैं तो जो MSP निर्धारित की गई है उस पर भी 150 रुपए और अधिक MSP
सरकार एमएसपी पे 150 रुपये और अधिक प्रति क्विंटल सरकार बोनस दे रही। महिलाओं के लिए प्रशिक्षण, सिर्फ पुरुषों के लिए कोई प्रशिक्षण नहीं होता, सिर्फ महिलाओं के लिए। तो इधर देख लीजिए, ग्राम पंचायत स्तर पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित, 30 महिला किसानों के प्रति प्रशिक्षण हेतु 3000 रुपए की सरकारी सहायता। कृषि शिक्षा में बालिकाओं को प्रोत्साहन, इसके अंदर क्या है कि सीनियर सेकेंडरी, स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी स्तर पर प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं। सहायता राशि वो सीनियर सेकेंडरी पर जो बालिकाओं के क्षेत्र में यानी एग्रीकल्चर 12वीं करने पर 15,000 रुपये प्रति वर्ष, फिर बीएससी, फिर से एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर से 25,000 रुपये प्रति वर्ष, पीएचडी करने पर 40,000 रुपये प्रति वर्ष। 2894 जो भी देव है 94। बालिका स्कूटी योजना, नमो ड्रोन दीदी योजना, अब कृषि शिक्षा में बालिकाओं को प्रोत्साहन योजना, बालिका छात्रवृत्ति योजना, गार्गी पुरस्कार योजना, सारी की सारी बालिकाओं और महिलाओं के लिए। छोरा के लिए कोई योजना को नहीं, छोरा पैदा हो 4-5 बार जनगणना में गिनी तो मर जाओ। अति योजना छोरा के लिए, आओ आधार कार्ड नाम अपडेट करवाओ, घर का नाम अपडेट करना ना ले जाओ। योजना कोई सी सरकार स्पेसिफिक छोरा के लिए कोई सी योजना कौन दे, लेकिन छोरा के लिए योजना ही योजना, फायदा उठाना चाहिए। फिर है मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना, मृत्यु या दुर्घटना के मामले में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत तो कृषक, कृषि मजदूर या हमाल जो बोझा उठाने वाले लोग होते हैं, उनको कृषि और विपणन गतिविधियों के दौरान कवर करता है। यानी कृषि कार्य करते हुए अगर किसी की मृत्यु हो जाती है एक्सीडेंट से, तो मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना उसके अंतर्गत कुछ उनको क्लेम दिया जाता है, कुछ सहायता राशि उनको दी जाती है। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना, इसके अंदर क्या है, गर्भावस्था सहायता है। जो महिला श्रमिक है, महिला मजदूर, लाइसेंस प्राप्त होनी चाहिए, उन महिला मजदूरों के लिए 45 दिनों के बराबर की मजदूरी अगर गर्भावस्था में है, ये 2 गर्भाधारण तक लागू होगी। नवजात बच्चे के पिता को 15 दिनों के बराबर मजदूरी, यानी अगर आप नहीं भी आते हैं तो भी आपको ये मजदूरी दी जाएगी। फिर है छात्रवृत्ति मेरिट पुरस्कार योजना, 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चों के लिए विवाह सहायता राशि। तो महिला मजदूर है, वो अपनी बच्चियों का अगर विवाह कर रही है तो अपनी शादी या 2 बेटियों, यानी खुद महिला मजदूर लड़की भी हो सकती है चाहे शादीशुदा ना हो, वो खुद की शादी अपनी 2 बेटियों की शादी के लिए 75,000 रुपए उनको इस योजना के तहत महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण। फिर अगला जल सुरक्षा एवं अनुकूलन, अब जल से संबंधित चीजें आ रही है। तो भारत के कुल क्षेत्र के 10.41% से अधिक भाग होने के बावजूद राजस्थान के पास देश के कुल जल संसाधनों का लगभग 1% तो व्यापक जल संसाधन उपलब्ध है। राजस्थान में सिंचाई के मुख्य स्रोत नहर, ट्यूबवेल, कुएं और तालाब हैं। राजस्थान के सतत प्रयासों से विभिन्न वृहद, मध्यम और लघु परियोजनाओं का निर्माण 40.19 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधाएं सृजित के प्रकार। वर्तमान में सकल बोए के क्षेत्र का 24% भाग सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत आता है। विकसित राजस्थान की संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए 2030 तक बढ़ाकर 51% तक किए जाने हेतु आगामी वर्षों में राज्य में लगभग 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे। यह है 51% तक बढ़ाना है। फिर है संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना, एकीकृत ERCP, विवाद का विषय भी रही है, लेकिन जो योजना है तो है 28 जनवरी 2024 को भारत सरकार, राजस्थान सरकार व मध्य प्रदेश सरकार के मध्य समझौता हुआ, MOU साइन हुआ। वर्तमान में इस योजना का नाम बदलकर राम सेतु जल परियोजना, भी सरकार आएगी तो नाम तो चेंज होगा। ये राजस्थान की महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसमें चंबल बेसिन की 5 प्रमुख नदियां कुन्नू, कुल, पार्वती, कालीसिंध तथा मेज में उपलब्ध अधिशेष मानसूनी जल को बनास, मोरेल, बाणगंगा, कालीसिंध तथा गंभीर नदी बेसिनों में स्थानांतरित। यानी ये जो 5 नदियां हैं चंबल बेसिन की, कुल, पार्वती, कालीसिंध, मेज, मानसून बारिश होती है तो इनका जल स्तर बढ़ जाता है, बाढ़ की स्थिति, इनका जल बचता है। इनके अंतर्गत वो जल जो राजस्थान की कुछ नदियां हैं
उन जिसमें बनास, मोरियल, बाणगंगा, कालीसिंध तथा गंभीर शामिल है, उनके नदी बेसिनों में इसके जल को स्थानांतरित कर दिया जाएगा ताकि बहुत सारे लोगों की मदद हो सके। राजस्थान के 17 जिलों में जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, दौसा, अजमेर, ब्यावर, टोंक, अलवर, खेरथल, तिजारा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में पेयजल एवं औद्योगिक जल उपलब्ध करवाना, जिसमें 32.5 मिलियन लोग लाभान्वित होंगे। लगभग 32.5 मिलियन का मतलब हो गया, कितना हो गया, 1 मिलियन में 10 लाख लोग होते लेना। इसके अंतर्गत जो कृषि जलवायु क्षेत्र शामिल है वो है 3A, यानी मेनली ये तो दक्षिण हो गया और ये पूर्वी हो गई। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY 2015-16, इस योजना का उद्देश्य सिंचाई कवरेज का विस्तार करना और जल उपयोग दक्षता में सुधार करना है। ठीक है, हर खेत को पानी और पर ड्रॉप मोर क्रॉप जैसी पहल को शामिल किया गया, तो सतत सिंचाई प्रणालियों तथा जल विकास संरक्षण को बढ़ावा देने और कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए है, ताकि दीर्घकालिक कृषि विकास और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। नोडल विभाग इसका उद्यम। खाद्य सुरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वर्तमान में ईरान, इजराइल और अमेरिका की जो लड़ाई, गैस सिलेंडर, पेट्रोल, कालाबाजारी देखने को, तो किसी न किसी चीज का बैकअप हमारे पास होना बहुत जरूरी है। भारत सरकार ने लगभग 1 महीना हो गया उनकी लड़ाई शुरू हुई, अपने ऐसे थोड़ी बैलेंस रखी, ज्यादा भी विकट नहीं, ज्यादा टाइम तक ही रखी, बैकअप जरूरी है। इसी चीज को देखते हुए खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा रहा है। योजना में शामिल कार्यक्रम है त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं का कार्य अतिशीघ्र पूर्ण किया जाएगा। PMKSY हर खेत को पानी, कमांड एरिया का विकास करना, जल संरचनाएं विकसित करना, ऑन फार्म वाटर मैनेज। और PMKSY है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, रेन एरिया ट्रीटमेंट, रिसाव को रोकना, बूंद बूंद सिंचाई, ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट, ये इनके अंदर सम्मिलित कार्यक्रम है। फिर मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, तो इसका प्रारंभ है वो फरवरी 2024 से किया गया। इसका उद्देश्य राजस्थान में अधिकतम जल संचयन, जल संरक्षण, उपलब्ध जल के संसाधनों को विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना, कृषकों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, गांव में पेयजल उपलब्ध करवाना, भूजल स्तर में वृद्धि करना तथा हरित क्षेत्र को बढ़ाना। राजस्थान में पहले 2 जिले थे जिनकी नहीं थी, वो थे, अब 3 हो गए, अब एक और हो गया फलोदी, नदी नहीं, 2 से पूरे 3 हो गए, तो में क्या नहीं है। ये अभी जो 41 दिनों का मैप वगैरह अपडेट हुआ उसके अंदर की जो जानकारी वो है। इसके जो ये योजना है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना 2.0 अपडेटेशन है। इसके अंदर जो कार्य है वो नए एनीकट बनाना, तालाब, मिनी पोर्कुलेशन टैंक, सब सरफेस बैरियर का निर्माण करना था, पुराने जल संचयन की परंपराओं की मरम्मत करना, लाइक कुंडी है, तालाब है, जोड़े हैं, बावड़ी है, इनकी फिर से मरम्मत करके जल संरचना, जल संरक्षण करना। और इसका लक्ष्य 11,200 करोड़ रुपए की लागत से आगामी 4 वर्षों में 30,000 गाँव में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 11,200 करोड़ है, इनके ग्राउंड पे मेरे को लगता है 5,000 करोड़ का भी इन्वेस्ट नहीं होगा, बाकी फाइलों में गायब और लोगों की जेब में चल जाएंगे ये पैसे, अधिकारियों की जेब में। फिर रेगिस्तानी क्षेत्रों में राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्गठन योजना, यह परियोजना न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB के द्वारा 70% वित्त पोषित है और शेष 30% राज्य वित्त पोषित है। जो NDB है, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, वो 70% पैसा देगी और 30% है वो राज्य सरकार देगी। रेगिस्तान क्षेत्रों में जल संरक्षण, रेगिस्तान क्षेत्रों में राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्गठन योजना। फिर अटल भूजल योजना, इसका सहयोग भारत सरकार और विश्व बैंक के सहयोग से 50 यानी 50% पैसा भारत सरकार, 50% पैसा देगी विश्व बैंक। और इसकी अवधि रखी गई 1 अप्रैल 2020 से मार्च 2025 तक, 5 वर्ष के लिए रखी गई थी। फिर यमुना जल समझौता, ये मुख्य भाई इंपॉर्टेंट है। यमुना जल पर समझौता 1994 के तहत अपर यमुना रिवर बोर्ड द्वारा ताजेवाला हेड है, हथनीकुंड, विराट में मानसून की अवधि में जब पानी ज्यादा हो जाता है, जुलाई से अक्टूबर की जो मानसून की अवधि है, 317 क्यूसेक यानी 570 MCM वार्षिक जल राजस्थान को आवंटित किया गया। फिर 17 फरवरी 2024 को राजस्थान व हरियाणा सरकार के बीच इसे लेकर MOU हस्ताक्षर हुआ, यानी MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग
जिसमें इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके अनुसार प्रथम चरण में हथनी बैराज में हरियाणा द्वारा पश्चिमी यमुना नहर की पूरी क्षमता जो 24,000 क्यूसेक है का उपयोग करने के बाद राजस्थान के सीकर, धौलपुर व अन्य जिलों में पेयजल की आपूर्ति व अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति 22 अक्टूबर माह तक 577 एमसीएम तक पाइपलाइन के माध्यम से पानी उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि अगर मे माह को पानी पूरा जरूरत हम के लिए 570 एमसीएम तक दे देश पाइपलाइन के माध्यम। अब है कर्म भूमि से मातृभूमि। पहले बता चुकी हो कि यहाँ को नहीं बारह काम करवा गए भी आपकी मातृभूमि आ रहा है, कर्म भूमि छोड़ रहे और जल संरक्षण ले रहे हैं। तो इसको प्रारंभ करो मुख्यमंत्री द्वारा 15 जनवरी 2025 को, 6 सितंबर 2024 को पीएम द्वारा प्रारंभ जल संचयन जन भागीदारी अभियान के क्रम में ही किया गया। लेकिन तो अगर स्टेट और केंद्र में एक ही पार्टी की सरकार होगी तो उनके अभियान एक दूसरे में मिलेंगे। इसका लक्ष्य रखा गया अगले 4 वर्षों में राजस्थान के 41 जिलों की लगभग 11,195 ग्राम पंचायतों में कुल 45,000 भूजल पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण करना, प्रवासी राजस्थानियों के माध्यम से क्राउड फंडिंग व कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी निधि सीएसआर फंड के माध्यम से किया जाना। इसके अंदर जो बजट या पैसा आएगा तो प्रवासी राजस्थानी जो दूसरे राज्यों में रहकर बिजनेस करते हैं, बड़े बिजनेस अच्छा खासा कमा रहे हैं, उनसे जो क्राउड फंडिंग एकत्रित की जाएगी या उनसे डोनेशन लिया जाएगा, वो भामाशाह बन के दान देंगे, यहाँ इतने पैसे हमारी तरफ से योजना की, उस योजना का पैसा इसमें काम में लिया जाएगा ताकि जो भूजल पुनर्भरण की संरचनाएं उनका निर्माण किया जा सके। कि अगर वो राजस्थान से है तो उन्होंने जल संकट जाहिर सी बातें देखा होगा। फिर इसका उद्देश्य वर्षा जल की हर बूंद का संरक्षण करना। जल संरक्षण में तो ये होना ही है कि राज्य भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए जन भागीदारी के साथ जल पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण करना, जन जागरूकता पैदा करके पानी के उपयोग के बारे में जनता के विचार को बदलना। जल का स्तर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, पानी की कमी रहेगी, तो इसके लिए राजस्थान सरकार पहले से प्रयासरत है भारत सरकार के साथ। इसमें जो पॉइंट टू बी नोटेड है वो है कि जल शक्ति अभियान वर्ष 2019 में जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कैच द रेन थीम पर प्रारंभ किया गया। वर्ष 2019 से प्रत्येक वर्ष जल शक्ति अभियान हेतु पृथक थीम रखी गई। तो वर्ष 2025 जल शक्ति अभियान जल संचयन, जल भागीदारी, जन जागरूकता पर 2025 की जल शक्ति अभियान की वो है जल संचयन, जन भागीदारी और जन जागरूकता पर है वो केंद्रित है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन इस अभियान का प्रारंभ हुआ गंगा दशहरा विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि 5 जून को किया गया। 5 जून से 20 जून चला। इसका उद्देश्य जल संचयन एवं जल संरक्षण को जन जागृति और जन आंदोलन बनाना, लोगों के बीच जन जागृति फैलाना और इसको एक जन आंदोलन बनाना कि आप लोगों को जल संचयन करना ही होगा, पानी बचाना ही होगा, यहाँ डोड़ा बाहर कौन पड़े। फिर किसान साथी ऐप, किसान साथी ऐप को 14 अगस्त 2024 को जल संसाधन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा पार्वती परियोजना कमांड क्षेत्र के किसानों के लिए एक डिजिटल संचार मंच के लॉन्च किया गया। किसान साथी ऐप का नाम लेकिन का जो लॉन्च है वो जल संसाधन विभाग राजस्थान सरकार 14 अगस्त 2024 को किया। बाराबंदी सिंचाई अनुसूची मोबाइल जल संसाधन विभाग एनआईसी श्री गंगानगर के माध्यम से बाराबंदी मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। इस ऐप के माध्यम से किसान सीधे अपने मोबाइल फोन पर अपनी जल आवंटन पर्चियों देख सकते हैं, अपनी भूमि सिंचाई की बारी और पानी छोड़ने के कार्यक्रम आदि के संबंध में जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। अगला है अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन यानी अमृत 2.0। इसका प्रारंभ हुआ 1 अक्टूबर 2021 से भारत सरकार के द्वारा। इसका लक्ष्य रखा गया 2025-26 तक हर घर नल द्वारा पेयजल उपलब्ध करवाया जाना लक्ष्य रखते हैं। फिर बढ़ाया जाता है, 2025 किया गया, फिर 30 कर देंगे, 2047 तक लक्ष्य रखे गए हैं। और इसके अंदर जो वित्तीय संरचना है वो इस प्रकार है कि 1 लाख से कम आबादी पर 50% केंद्र का अंश होगा, राज्य का कितना होगा 50, यानी 50-50 खेलेंगे, आधा तू आधा मैं। अगर 1 लाख से 10 लाख तक की आबादी होगी तो 33.33% राज्य केंद्र सरकार, बाकी का जो 66.67% वो राज्य के हवाले की थिएटर में होगा। और अगर 10 लाख से अधिक आबादी है तो 25% देगी सिर्फ केंद्र सरकार। मोदी जी सिर्फ 25% पैसा देंगे और बाकी का 75% देना पड़ेगा भजन लाल जी को।
राज्य सरकार के हिस्से का 10% हिस्सा संबंधित नगर निकाय द्वारा वहन किया जाएगा। जिस नगर निकाय में योजना लागू की गई है राज्य सरकार को इधर 50%, 10% संबंधित नगर निकाय देगा। फिर औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र में 4 उप क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिसमें खनन, उत्खनन है, फिर विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग है, विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं हैं, और फिर निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन। ये उद्योग क्षेत्र के जो 4 उप क्षेत्र हैं वो हैं मुख्य सरकारी प्रयास उद्योग क्षेत्र में को बढ़ावा देने के लिए, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए कुछ इस प्रकार से राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का मुख्य उद्देश्य था राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए, ज्यादा से ज्यादा औद्योगिक इकाइयां लगे, ज्यादा से ज्यादा उद्योग सृजित हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, और जब ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, उद्योग लगेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, तो जाहिर सी बात है राज्य की बढ़ेगी। इसका आयोजन जेईसीसी सीतापुरा जयपुर में 9 से 11 दिसंबर 2024 को किया गया। समिट के समापन पर 35 लाख करोड़ रुपए मूल्य के कुल 11,013 MOU हस्ताक्षर हुए, जिसमें सर्वाधिक निवेश समझौते ऊर्जा क्षेत्र में 28 लाख करोड़ का, यानी टोटल 35 लाख करोड़ हुए, उनमें ऊर्जा क्षेत्र में 28 लाख करोड़ के जो MOU हस्ताक्षर हुए उनमें सबसे ज्यादा सोलर वाले हैं। उद्योगों के लिए 2.25 लाख करोड़ व खनन विभाग के खनन के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के क्षेत्रों में जो MOU हुआ वो हस्ताक्षर हुए। फिर डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर, ये दादरी जो उत्तर प्रदेश में है तथा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो मुंबई में है, इनके बीच में विकसित किया जा रहा है एक अत्याधुनिक रेल नेटवर्क है। इसका मुख्य उद्देश्य माल परिवहन यानी लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाना है। ये 6 राज्यों जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरेगा। इसकी कुल लंबाई का लगभग 1504 किलोमीटर यानी 39%, इसका लगभग 39% 567 किलोमीटर भाग राजस्थान के 28 जिलों से गुजरेगा, जिसकी कुल लंबाई 1504 किलोमीटर है। इसका 567 किलोमीटर राजस्थान के 28 जिलों से ये गुजरेगा। डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर है एफसी। अब फिर है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है डीएमआईसी। डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के दोनों तरफ लगभग 150 किलोमीटर के प्रभाव क्षेत्र को डीएमसी के रूप में किए जाने हेतु चयन किया गया है। यानी कि जो भी डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर है आसपास का इधर का और इधर का 150 किलोमीटर का एरिया है, अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, लॉजिस्टिक्स या जो भी आवागमन की सुविधाएं उपलब्ध होती है, इधर और इधर के तो 150 किलोमीटर का एरिया उधर उद्योग धंधे लगाए जा सकते हैं, उधर क्षेत्र को विकसित किया जा सकता है। इसके लिए जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है विकसित किया जा रहा है। प्रमुख योजनाएं इसके अंतर्गत दिया मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। तो इसका उद्देश्य राज्य में विनिर्माण, सेवा और व्यापार में नए उद्यम स्थापित करने तथा विद्यमान उद्यमों के विस्तार, आधुनिकीकरण एवं विविधीकरण हेतु वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से 10 करोड़ रुपए तक के ऋण उपलब्ध करवाना। ब्याज भी ले ऋण तो देगा लेकिन ब्याज भी ले। तो अधिकतम ऋण राशि में जो ब्याज का अनुदान है वो किस प्रकार है, 25 लाख रुपए तक का जो ऋण है उसमें 8% ब्याज पर अनुदान देगी। 25 लाख से 5 करोड़ तक के ऋण में 6%, यानी जितना ऋण बढ़ता जाएगा ब्याज का अनुदान कम होता जाएगा। और 5 करोड़ से अधिक, 5 करोड़ से 10 करोड़ तक के जो ऋण है उसमें 5% का ही ब्याज अनुदान दिया जाएगा। तो ये याद रख ली, 25 लाख तक का अगर ऋण दिया जा रहा है उसमें 8% का अनुदान दिया जाएगा, 25 लाख से 5 करोड़ तक 6% का, और 5 करोड़ से 10 करोड़ तक 5% का। फिर विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, ये लागू की गई 3 सितंबर 2025 से। इसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की स्थापना हेतु वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से मार्जिन मनी और ब्याज अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध कराकर नए रोजगार के अवसर सृजित करना। भाई कोई भी उद्योग इकाई है या उद्योग धंधा बिजनेस करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसा। पैसा अगर लोगों के पास नहीं है, सरकार पैसा देने को तैयार है अगर आप उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं, आप उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं। बस से सरकार आपको ब्याज में अनुदान भी दे रही, छूट भी दे रही कि इतना % हम छूट दे देंगे आपके ब्याज में। अब उद्योग धंधे आपको लगाने, योजनाओं में कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही, चाहे कोई सी सरकार उद्योग धंधे लगाने के लिए। बाकी ज्यादातर इनमें लोग पैसा खाकर भाग ही जाते हैं। इसमें जो ऋण है और ब्याज अनुदान वो 1 करोड़ तक 8% दिया जाएगा ब्याज अनुदान, और 1 से 2 करोड़ तक 7%। बताया जैसे जितना ज्यादा ऋण बढ़ेगा ब्याज व अनुदान उतना ही कम होता जाएगा, उतने ही उसके प्रतिशत कम होते जाएंगे। फिर महिला उद्यमियों, SC/ST उद्यमियों, दिव्यांग उद्यमियों, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित उद्यमों तथा बुनकर, कारीगर, शिल्पकार व
हस्तशिल्प कारीगरों को 1 से 2 करोड़ तक के ऋण पर अतिरिक्त 1% ब्याज का अनुदान दिया जाए। जगह अति कैटेगरी मेंशन है, अन अगर ये 1 करोड़ तक को कटे, 1 से 2 करोड़ तक को ये लोन लिया तो अनुसार की जगह तो प्रतिशत अनुदान दिया जाए 8%, 1 करोड़ एक्स्ट्रा हो जाती है। मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना, और युवा सिर्फ पुरुषों के लिए को नहीं, महिला भी शामिल है। सिर्फ पुरुष नहीं है, महिला भी शामिल है, क्योंकि इसमें ये जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है। लेकिन महिलाओं की योजना सिर्फ हमेशा जेंडर स्पेसिफाइड होती है, सिर्फ महिलाओं के लिए होती है। तो मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना, इसकी अधिसूचना जारी की गई 19 मई 2023 को। पात्रता राज्य के 18 से 35 वर्ष के युवा उद्यमी तो न्यूनतम स्नातक शिक्षित हो। प्रावधान इसके अंदर किया गया, नवीन उद्यम विनिर्माण व सेवा व्यापार प्रारंभ करने की योजना पर लागू है। इसके अंदर जो ब्याज का अनुदान दिया जाएगा वो 25 लाख तक ऋण पर 8% अनुदान, 25 लाख से 1 करोड़ तक ऋण पर 6% अनुदान किया जाएगा। पीएम विश्वकर्मा योजना, इसकी शुरुआत 17 सितंबर 2023 को। का परिव्यय है, इस पे खर्च कितने करे जाएंगे, 13,000 करोड़ रुपए। वित्त वर्ष 2023-24 से 2027-28 4-5 साल में 13,000 करोड़ रुपए सरकार इसमें खर्च करेगी। और इसकी घोषणा या शुरुआत की गई 17 सितंबर 2023 को। किसकी, पीएम विश्वकर्मा योजना, यानी केंद्र सरकार की योजना। पीएम नाम आ गया तो केंद्र सरकार की योजना। और इसका नोडल मंत्रालय सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय, ये याद रखना। फिर इसके मुख्य प्रावधान है पीएम विश्वकर्मा योजना के। पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र कौशल प्राप्त पेशों में मान्यता हेतु कौशल संवर्धन प्रशिक्षण प्रतिदिन 500 के स्टाइपेंड के साथ साथ 5 से 7 दिन का बुनियादी प्रशिक्षण और 15 दिन का उन्नत प्रशिक्षण, पेशा विदेशी प्रशिक्षण विदेशी। फिर टूल किट सहायता, उपकरण खरीदने हेतु 15,000 रुपए तक की सहायता, बिना गारंटी के ऋण यानी 5% के ब्याज पर 2 किस्तों में ऋण। 18 माह तक तो आपको 1 लाख का ऋण मिलेगा और 30 माह तक 2 लाख तक का ऋण मिल सकता है आपको बिना किसी गारंटी। डिजिटल लेन देन प्रोत्साहन, यानी प्रति माह 100 डिजिटल लेन देन करने पर आपको प्रति लेन देन 1 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। फिर है निर्यात, एक्सपोर्ट से संबंधित जो भी चीजें हैं वो है। राजस्थान में फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में कुल निर्यात हो रहा 93,173.66 करोड़ का। राजस्थान से निर्यात में होने वाली सिर्फ 5 वस्तुओं में कुल निर्यात का 67% से अधिक योगदान है। जो राजस्थान से मुख्य 5 वस्तुएं निर्यात होती है, 5 चीजें निर्यात होती है, उनका राजस्थान की टोटल निर्यात में 67% से अधिक योगदान है। तो उसमें सबसे ज्यादा है इंजीनियरिंग वस्तुएं, जिसका योगदान है 30.42%। फिर आती है जवाहरात का योगदान है, जवाहरात आभूषण का 18.7%। फिर 3 नंबर पर आती है धातुएं, का योगदान है 10.31%। फिर 4 नंबर पर आता है कपड़ा 9.98%। 5 नंबर पर आती है हस्तशिल्प वस्तुएं 8.69%। अब अगली देखते हैं हम पंचगौरव कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पंचगौरव पहल के तहत प्रत्येक जिले के लिए 5 प्रमुख तत्व निर्धारित किए गए हैं। एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक फसल, एक जिला एक वनस्पति प्रजाति, एक जिला एक खेल, एक जिला एक पर्यटन स्थल। ये जो एक जिला एक उत्पाद और एक जिला एक खेल है, या जो भी एक जिला एक खेल या पर्यटन स्थल है, इसकी सूची और जो इसका अलग से एनालाइज जो अलग से वीडियो में करेंगे। इसके अंदर मैंने नहीं डाले क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी योजनाएं वगैरह बहुत है। इसमें देख दो पंचगौरव वाला हो जाएगा, और वो एक जिला एक उत्पाद संबंधित वो भी चीजें हैं कि इस किस जिले से क्या उत्पाद को प्रमुखता दी गई सरकार के द्वारा, वो भी करेंगे। उन दोनों चीजों का विश्लेषण वीडियो में अपन करेंगे, इसके अंदर नहीं डालते हूँ। फिर खनन तेल और प्राकृतिक गैस, राज्य में 82 विभिन्न प्रकार के खनिजों के भंडार हैं, जिनमें से 57 खनिजों का खनन किया जा रहा है। ये याद रखें कि 57 खनिजों का खनन राजस्थान में वर्तमान में किया जा रहा है। वे खनिज जिनमें राजस्थान एकमात्र उत्पादक राज्य है वो है वोल्स्टोनाइट, सेलेनाइट, बेंटोनाइट, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, जिंक, एस्क आदि राजस्थान का एकाधिकार है, यानी इसी राजस्थान में ही ये खनिज मिलते हैं, राजस्थान में इनका खनन किया जाता है। प्रमुख सरकारी प्रयास इसके लिए क्या किए गए हैं, तो राजस्थान खनन नीति 2024 के लक्ष्य और प्रावधान है। उनमें खनन दिया क्षेत्र यानी मिनरल कंसेशन एरिया वर्तमान में राज्य की कुल भूमि के 0.68% से बढ़ाकर 2029-30 तक 1%, 2046 में 2% तक। वर्तमान में राजस्थान की जो कुल भूमि है 0.68% खनन होता है, इसको बढ़ाकर 2029-30 तक राजस्थान सरकार चाहती है कि 1% पर खनन लग जाए, वो 2047
आज तक ये है कि 2% पर खनन होने लग जाए। 2047 विकसित भारत और विकसित राजस्थान का संकल्प का अभियान दोनों सरकारें चला रही है। फिर दोहन करने वाले खनिजों की संख्या में वर्तमान 58 से बढ़ाकर 2047 तक 70 तक करना है। पूर्व निर्धारित स्वीकृति के साथ 50 बड़े खनिज ब्लॉक्स की 2029-30 तक नीलामी करना है। तो जो खनिज ब्लॉक्स हैं या इनके ठेके दिए जाएंगे वो नीलामी के माध्यम से दिए जाएंगे। तो जो सबसे ज्यादा राजस्थान सरकार को फायदा देंगे राजस्थान सरकार उनको बेचेगी। फिर 2029-30 तक 50 लाख तथा 2046-47 तक 1 करोड़ लोगों को इसमें रोजगार देना है। कहीं भी उद्योग धंधे लगे, कहीं इंडस्ट्री लगे, खनिज कुछ भी हो, रोजगार लोगों को ही मिलता है। अपन बिजनेसमैन होते हैं बहुत सारे, अपन ऐसे नाम देखते हैं ना, हर बार सुनते हैं। ये क्या सुनते हैं बार बार? अडानी सबसे ज्यादा, अंबानी, देश बेच दिया, ईटीसी, बहुत सारा सुनते रहते हैं। क्या हमारे अंदर उन क्षेत्रों है? आम लोगों के पास नहीं। तो ये जो 50 लाख से 1 करोड़ तक के रोजगार देने की वो वही कंपनियां, वही फर्म जो इन खनिज क्षेत्रों को खरीदेगी या खनिज ब्लॉक्स को खरीदेगी, रोजगार वही देगी ना। तो इनमें अगर ये लोग खरीदते हैं, ये लोग रोजगार देते हैं, इनके माध्यम से किन्हीं के घर चलते और कैसे भाई फायदा सब देखते हैं। मैं अपना फायदा देखता हूँ, आप अपना फायदा देखते हैं। हर क्षेत्र में कोई किसी चीज में इन्वेस्ट क्यों करेगा? फायदा देखने के लिए। लेकिन ये भी तो देखे ना, वो रोजगार भी तो उपलब्ध करवा रहे हैं। क्या अंबानी की जियो रोजगार नहीं दे रही? क्या अडानी की अडानी फर्म या जो भी कुछ कर रहे हैं वो लोग रोजगार नहीं दे रहे हैं? बहुत सारे हैं और अदर बिजनेसमैन हैं वो भी दे रहे हैं, चैरिटी तक कर रहे हैं। लेकिन हर चीज के लिए अपन इन बिजनेसमैन को या जो बड़ी फर्म्स हैं उनको जिम्मेदार ठहरा देते हैं। ये एक मात्र मूर्खता के अलावा कुछ नहीं। फिर है खनन क्षेत्रों का राज्य की जीएसडीपी यानी ग्रोस स्टेट प्रोडक्ट है, उनमें 2023-24 के 3.4% से बढ़ाकर 2029-30 तक 5%, 2046-47 तक 8% इनको करना। राज्य के राजस्व को 2029-30 तक 3 गुना तथा 2046-47 तक 1 लाख। विकसित राजस्थान का जो संकल्प है तभी साकार होगा जब राज्य का जो राजस्व है वो 1 लाख करोड़ रुपए तक और बढ़ जाएगा। फिर एम सैंड नीति 2024, इसका उद्देश्य रिवर सैंड पर निर्भरता को कम करना था, उसके विवेकपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करना तथा नदी पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान करने कम करना। अगर रिवर सैंड का ज्यादा उत्खनन होगा, ज्यादा खनन होगा, ज्यादा दोहन होगा तो नदियों की पारिस्थितिक तंत्र का नुकसान करती है। फिर मौजूदा एम सैंड उत्पादन को 20% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ाना तथा 2028-29 तक प्रतिवर्ष 30 मिलियन टन उत्पादन को प्राप्त करना। एम सैंड यूनिट्स को उद्योग का दर्जा दिया गया है। अब एम सैंड उत्पादन में प्रतिवर्ष का लक्ष्य रखा गया है। अन्य प्रमुख तथ्य हैं, भारत के कच्चे तेल के कुल उत्पादन यानी 28.70 mm में राज्य का लगभग 12%, MMTPA मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष, मिलियन मीट्रिक टन पर एनम, समझ गए। राज्य में पेट्रोलियम उत्पादन को 4 फेरस बेसिन है, 14 जिलों में है, बांटा किया है। इनमें 1,50,000 वर्ग किलोमीटर में जो 4 पेट्रोलियम बेसिन है वो विस्तृत है। वो कौन कौन से हैं? पहला पेट्रोलियम बेसिन है बाड़मेर सांचौर बेसिन, जिसके अंदर बाड़मेर, जालोर, बालोतरा ये जिले आते हैं। फिर दूसरा है जैसलमेर बेसिन, जिसमें जैसलमेर, फलोदी व बीकानेर जिले आते हैं। फलोदी और बीकानेर दोनों जिलों में नदी नहीं। फिर बीकानेर नागौर बेसिन है, जिसमें बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। फिर विंध्यन बेसिन है, जिसमें कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, धौलपुर, करौली, बूंदी, बड़ा चित्तौड़गढ़ के कुछ जाते हैं। ये 4 जो पेट्रोलियम बेसिन है इनमें जो कच्चे तेल का है वो उत्खनन किया जाता है। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना शुभारंभ 16 जनवरी 2018 को किया। पंचपद्रा बालोतरा परियोजना की संशोधित लागत है 79,459 करोड़। 2:1 ऋणी का अनुपात है DER पर वित्त पोषित है। लागत है 79,459 करोड़ रुपए। स्थान है राजस्थान रिफाइनरी परियोजना का पंचभद्रा बालोतरा। पहले बाड़मेर में था, बालोतरा में आ गए। भागीदारी HPCL और राजस्थान सरकार की 74%, यानी जितना इसमें पैसा लगेगा 74% तो देगी HPCL, 20% देगी राजस्थान सरकार। की क्षमता होगी 9 मिलियन टन वार्षिक। ये रिफाइनरी BS6 मानकों के उत्पादों का उत्पादन। निवेश संवर्धन ब्यूरो यानी BIP
निवेश संवर्धन ब्यूरो की स्थापना 1991 में की गई है। KIP रुपए 10 करोड़ से अधिक निवेश परियोजनाओं के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य सशक्त प्राप्त समिति स्टेट एम्पावर्ड कमेटी के लिए का कार्य करती है। निवेश संवर्धन ब्यूरो है, उसके लिए राज्य सशक्त प्राप्त समिति है, स्टेट एम्पावर्ड कमेटी है, ये के लिए नोडल एजेंसी का कार्य करती है। निवेश संवर्धन ब्यूरो की स्थापना 1991 में करी गई है। राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड यानी राशिको की स्थापना जून 1961 में की। 1975 में इसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा मिल गया। राजस्थान में लघु उद्योग निगम जयपुर, जोधपुर तथा भीलवाड़ा में शुष्क बंदरगाह इनलैंड कंटेनर डिपो के माध्यम से राजस्थान के निर्यातकों या आयातकों को निर्यात अवसंरचना प्रदान करता है। वर्तमान में जयपुर व जोधपुर ICD में निर्यात सेवाएं उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त राज्य को जयपुर के सांगानेर एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स 1974 से के माध्यम से हवाई मार्ग द्वारा निर्यात की सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। इनलैंड कंटेनर डिपो मतलब हो गया जो बंदरगाह, शुष्क बंदरगाह है नहीं, जहां से पानी नहीं है लेकिन समुद्र नहीं है, लेकिन नाम से इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकता है। फिर अगला पर्यटन। कैलेंडर वर्ष 2025 के दौरान राजस्थान में कुल 2544.48 लाख करोड़ क्या हो गया पर्यटक आए, जिनमें 2525.3 लाख घरेलू और 19.45 लाख विदेशी पर्यटक भ्रमण हेतु आए। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और दौसा शीर्ष गंतव्य जिले बने हुए हैं। वर्ष 2025 में विभिन्न देशों से राजस्थान में आने वाले पर्यटकों की स्थिति सबसे ज्यादा आते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA से, फिर आते हैं यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड से, फिर आते हैं ब्रिटेन से। 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गए भाई साहब UK, फ्रांस 3 नंबर, जर्मनी 4 नंबर और इटली 5 नंबर। यहाँ से पर्यटक राजस्थान में सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं। घरेलू पर्यटकों धार्मिक शीर्ष गंतव्य स्थल जिनमें खाटू श्याम जी सबसे ज्यादा लगभग करोड़ की एक साल में, फिर मेहंदीपुर बालाजी दौसा, पुष्कर अजमेर, सांवरिया जी का मंदिर, चित्तौड़गढ़ और दरगाह शरीफ अजमेर। तो जो लोग बोलते हैं मंदिर से क्या होगा, धार्मिक को विकसित क्या होगा, या मंदिर रोजगार थोड़ी देता है, खाना थोड़ी देता है। अगर खाटू श्याम जी मंदिर में जो लगभग 3 करोड़ पर्यटक आए एक साल में, क्या वो यहाँ पर कुछ नहीं देखे गए? तो खाटू श्याम जी मंदिर है उसके आसपास की जो क्या है कैचमेंट एरिया, वहाँ पे दुकानें लगती है, वहाँ पे होटल रेस्टोरेंट्स हैं, जितने भी है वहाँ पर जितनी भी परिवहन की सुविधा उपलब्ध होती है, ऑटो वाले हो गए, बसेस हो गए, या इधर सुजानगढ़ तक या उधर जयपुर ट्रेन से आते, तो इकोनॉमी तो उस मंदिर के आसपास होगी। वही सीधी सी बात है। एक भी पर्यटक आता है तो कुछ ना कुछ तो इधर देके जाएगा, कुछ ना कुछ तो इधर से लेके जाएगा, यानी सेवाओं का आदान प्रदान होगा। वो इधर पैसा देगा, पैसे के बदले वो सेवा या प्रोडक्ट लेगा। कहीं ना कहीं कितने लोगों के घर चलाता है घर चलाने का इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर वहां पे मंदिर नहीं होता तो वहां पर इतनी जो दुकानें हैं, इतनी रेहड़ी है, इतनी भीड़ भड़ाका या इतनी परिवहन सुविधा वहां पर उपलब्ध होती ही नहीं। जाहिर सी बात है, बहुत सारी जगह जहाँ पर पर्यटन स्थल नहीं है वहां की इकोनॉमी एकदम डाउन रहती है। अगर 3 करोड़ लोग अगर एक ही मंदिर आ रहे हैं या एक ही स्थान विशेष पर आ रहे हैं, जाहिर सी बात है यहाँ की इकोनॉमी बढ़ेगी, यहाँ के लोगों का जीवन कौशल बढ़ेगा, यहाँ पे लोगों के पास ज्यादा रोजगार के अवसर या रोजगार सर्जन के अवसर रहेंगे। हम बिल्कुल नहीं बोल सकते कि मंदिर बनाने से क्या होगा, हॉस्पिटल स्कूल ना, अरे हॉस्पिटल स्कूल का अपनी जगह अलग महत्व है भाई। हॉस्पिटल लोग मजबूरी में जाते हैं, मंदिर तो मजबूरी और खुशी दोनों में जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल कोई खुशी में हॉस्पिटल कौन जाता है? कोई नहीं जाता। लेकिन मंदिर इंसान खुशी में भी चल जाता है, दुख में भी चल जाता है। हॉस्पिटल में पैसे देना उसकी मजबूरी होती है, मंदिर में पैसे देना किसी इंसान की भी मजबूरी नहीं होती। तो वहां से जो भी वो चीजें खरीदता है या उधर के आवागमन में या इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आने जाने में जितने पैसे खर्च होते हैं, वो आसपास के जो मंदिर का कैचमेंट एरिया है, उस क्षेत्र विशेष का एरिया है, उधर की इकोनॉमी को तो चलाता ही है, उधर की इकोनॉमी तो वो बढ़ाता ही है, उधर तो वो पैसे दे के जाता है। कैसे कह सकते हैं हम मंदिरों से कुछ नहीं होता? भाई बहुत सारे मंदिर हॉस्पिटल संचालित करते हैं, बहुत सारे मंदिर गौशालाएं संचालित करते हैं, बहुत सारे मंदिर भंडारे लगाते हैं, बहुत सारे मंदिर स्कूल तक संचालित करते हैं, बहुत सारे मंदिरों की अपनी कॉलेजें भी है। तो भाई बहुत सारी चीजें होती है मंदिरों के माध्यम से। हम डायरेक्टली कोई चीज नहीं कर पाते, लेकिन जो भी अपन उस क्षेत्र विशेष में देके आते हैं, कहीं ना कहीं लोगों को उस चीज का फायदा मिलता है, किसी न किसी के हाथ में जाता है, किसी न किसी का घर चलता ही। ऐतिहासिक हेरिटेज पर्यटन स्थलों पर घरेलू पर्यटक
यात्राओं की संख्या 2025 सबसे ज्यादा रही जैसलमेर किला, फिर हवा महल जयपुर, फिर आमेर का किला। जैसलमेर किले में सबसे ज्यादा पर्यटकों के रहने का रीजन ये हो गया कि जैसलमेर में जाने वाले सारे पर्यटक मुख्यतः ये एक ही दर्शनीय स्थल है, तो इधर जाएंगे तो सारे एक जगह ही जाएंगे ना। अब जयपुर में तो बहुत सारी जगह हैं तो वो बिखर जाते हैं थोड़े थोड़े, आधों का इतने में टाइम हो जाता है घर पे जाने का, तो पूरी जगह जा नहीं पाते। राजस्थान में पर्यटन इकाई नीति 2024 लागू नीति थी 4 दिसंबर 2024, जिसका उद्देश्य राजस्थान में पर्यटन से जुड़े निवेश को उद्यमी को बढ़ावा देना, निजी क्षेत्र में नई पर्यटन इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करना, इसके माध्यम से रोजगार एवं उद्यमिता के अवसर उपलब्ध, पर्यटन के माध्यम से भी रोजगार और उद्यमिता के अवसर उपलब्ध होते हैं। यहाँ पे पर्यटन बढ़ेगा वहाँ पे सीधी सी बात है रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, लोगों की जो लोग आएंगे वहाँ उनको रहने के लिए जगह चाहिए, उनको आने जाने के लिए साधन संसाधन चाहिए, सीधी बात है ऑटो टैक्सी चाहिए, बस चाहिए, ट्रेन चाहिए, रोजगार के अवसर तो सर खाने पीने के लिए भी रेस्टोरेंट वगैरह ढाबे चाहिए होंगी। और इसका लक्ष्य रखा गया राजस्थान राज्य पर्यटन नीति का समन्वित प्रयास तेजी और अधिक निवेश को आकर्षित करके अगले 5 वर्षों में पर्यटन अर्थव्यवस्था को दुगना करना, यानी जितना भी पर्यटन से जितनी भी राजस्थान को आय अर्जित होती है उसको डबल करना। फिर राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024 के लाभ, 10 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाली पर्यटन इकाइयों को रिप्स 2024 के समान लाभ मिलेगा। टूरिज्म एवं हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र को उद्योग का दर्जा मिलने के कारण शहरी विकास टैक्स दरें और भवन प्लान शुल्क वाणिज्यिक दरों के साथ स्थान पर औद्योगिक दरों पर लागू होगा। तो कमर्शियल दरें लगती थी वो अब इंडस्ट्रियल दरें लगेगी। अब फायर एनओसी एक बार में 3 वर्ष के लिए प्रदान कर दी जाएगी, बार बार हर साल नहीं लेनी पड़ेगी। और संचालन लाइसेंस है जो व्यापार होटल और रेस्टोरेंट का जो लाइसेंस मिलता है वो एक बार में 10 वर्ष तक के लिए प्रदान किया जा सके, हर बार रिन्यू करवाने की जरूरत। अपने अंतिम दौर में इस क्या बोलते हैं इसको आर्थिक समीक्षा के फिर सौर कृषि आजीविका योजना की अधिष्ठापित क्षमता है दिसंबर 2025 में राजस्थान की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है 30,556.43 मेगावाट की हो गई है टोटल। राजस्थान में दिसंबर 2025 तक पवन और सौर ऊर्जा को मिलाकर कुल स्थापित क्षमता का 45.36, यानी पवन और जो सौर ऊर्जा उसको मिला लें तो टोटल अधिष्ठापित क्षमता ऊर्जा की उसका ये दोनों मिलकर 45.36% हिस्सा देते हैं। तो राज्य की स्वयं वाली भागीदारी की योजनाएं हैं, तापीय ऊर्जा की ये मेगावाट, तो तापीय ऊर्जा है 7830 मेगावाट, फिर जल विद्युत से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा है 1017 मेगावाट, और गैस से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा है 600 मेगावाट, और कुल है 9447 मेगावाट जो राज्य की अपनी स्वयं की भागीदारी की योजनाएं हैं। और केंद्रीय परियोजनाओं से राज्य को आवंटन कितना हुआ है, तापीय क्षेत्र में आवंटन हुआ 2191 मेगावाट का, जल विद्युत का उत्पादन हुआ 851 मेगावाट का, गैस से कोई उत्पादन नहीं है केंद्र कोई आवंटन नहीं हुआ गैस से जितनी बनने वाली ऊर्जा है उसमें राजस्थान को, परमाणु ऊर्जा से 806.72 मेगावाट का, टोटल होगी 3856.07 मेगावाट। ये आपको आंकड़े याद रखने पड़ेंगे, कोई उपाय नहीं इसका। फिर RREC RSML जो निजी क्षेत्रों की जो कंपनियां हैं वो कितनी ऊर्जा बनाती है और क्या प्रोडक्ट करती है, तो उधर है पवन ऊर्जा है वो है 4416 मेगावाट, सौर ऊर्जा 9898 मेगावाट, निजी क्षेत्र में ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है बायोमास 196.43 मेगावाट हो गया, तापी और जल हो गया 3742 मेगावाट, तो कुल ऊर्जा होगी 18,252 मेगावाट, और जो टोटल ऊर्जा हुआ 31,556 मेगावाट होगी। सारी जो ऊर्जा क्षेत्र की जितना भी प्रोडक्शन किया जा रहा है उसको मिला के जो अधिष्ठापित क्षमता है 31,556.43 मेगावाट। अब ऊर्जा क्षेत्र को लेकर जो योजनाएं चल रही है वो प्रधानमंत्री कुसुम योजना है पहली, उसके अंदर है किसान ऊर्जा संरक्षण और उत्थान महाअभियान 2022 तक 30,800 सौर क्षमता 800 मेगावाट तक की सौर क्षमता को अर्जित करना। कंपोनेंट्स है वो एक कंपोनेंट में छोटे छोटे सोलर प्लांट लगाए जाएंगे 2 मेगावाट तक के, इनमें 10,000 मेगावाट तक की सौर ऊर्जा क्षमता को अर्जित करना है। फिर कंपोनेंट बी है इसमें स्टैंड अलोन सौर कृषि पंप स्थापित किए जाएंगे, और कंपोनेंट सी है जिसमें ग्रिड कनेक्टेड सौर कृषि पंप स्थापित किए जाए जिनसे और ऊर्जा का उत्पादन हो सके। फिर PM सूर्य घर मुफ्त बिजली, इसकी घोषणा की गई 13 फरवरी 2024 को। इसका उद्देश्य हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाना, यानी उसका प्रोडक्शन भी आप ही करेंगे और बिजली यूज भी आप ही करेंगे। इसके लिए 1 करोड़ घरों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना है। इसका अनुदान अधिकतम 78,000, यानी जो सौर ऊर्जा संयंत्र आप अपने घर पे लगाते हो 3 किलोवाट या उससे अधिक का, राजस्थान सरकार या जो भारत सरकार है वो आपको अधिकतम 78,000 रुपए की सब्सिडी आपको वापस पैसे दे देगी। तो राजस्थान सरकार का लक्ष्य 5 लाख घरों पर सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाना।
फिर एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 तो जारी करने की नीति है दिसंबर 2024 29 मार्च 2029 तक, या अन्य कोई जो नीति है वो लागू नहीं हो जाए तब तक ये चलती रहेगी। और एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 की नोडल एजेंसी राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम यानी RREC, और इसका उद्देश्य नवीनीकरणीय ऊर्जा से राष्ट्रीय लक्ष्य 500 गीगावाट में प्रमुख योगदानकर्ता राज्य बनना है। और लक्ष्य रखा गया है राज्य में 2029 तक 1,25,000 मेगावाट यानी 125 गीगावाट नवीनीकरणीय परियोजनाओं का लक्ष्य प्राप्त करना। फिर विवरण है इसके अंदर, सौर ऊर्जा की जो लक्ष्य टारगेटेड क्षमता है कि इतनी सौर ऊर्जा को हमें प्राप्त करना वो है 90,000 मेगावाट। पवन और हाइब्रिड ऊर्जा उसका लक्ष्य रखा गया 25,000 मेगावाट का। हाइड्रो पावर पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की ऊर्जा रखी गई है वो 10,000 मेगावाट। और टोटल कितनी होती है 1,25,000 मेगावाट यानी 125 मेगावाट। कितना लक्ष्य रखा गया इतनी ऊर्जा अर्जित करने का सरकार के द्वारा। फिर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स, इनका लक्ष्य रखा गया 2030 तक 2000 किलोटन प्रति वर्ष KTPA का उत्पादन करना। राजस्थान और अन्य राज्यों के रिफाइनरी और उर्वरक उद्योगों की आवश्यकता पूर्ति कम से कम एक ग्रीन हाइड्रोजन वैली की स्थापना करना। इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण हेतु कम से कम 1 गीगा फैक्ट्री का विकास करना। भारत के ग्रीन हाइड्रोजन अथवा इलेक्ट्रोलाइजर के निर्यात के राज्य को कम से कम 20% भागीदार, यानी अगर राजस्थान एक्सपोर्ट करेगा तो ये जाहिर सी बात है राज्य की को फायदा करेगा ग्रीन हाइड्रोजन जो प्रोजेक्ट्स हैं इसने। फिर पवन ऊर्जा की बात करते हैं तो दिसंबर 2025 तक राज्य में कुल 529 मेगावाट क्षमता के पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं अब तक। दिसंबर 2025 तक आपसे सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड एग्जाम है यही पूछा जाएगा, इससे नया नहीं आया हुआ अभी। इसके अलावा दिसंबर 2025 तक 2140 मेगावाट हाइब्रिड क्षमता चालू की गई, 885 मेगावाट पवन क्षमता शामिल है, अकेली पवन क्षमता शामिल है 2140 मेगावाट में 885। राजस्थान में सड़क परिवहन की स्थिति देखते हैं। वर्ष 1949 में सड़कों की 13,553 किलोमीटर लंबाई थी, तो मार्च 2025 तक बढ़कर 35,300। मार्च 2025 तक राज्य में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में सड़कों का घनत्व, जाहिर सी बात है सड़कों की कनेक्टिविटी पूरे देश या राज्य को गए तो अच्छी तरह से फैल रही है। अब सड़कों के लेके अपन एकदम 2-4 स्लाइड बच्ची। प्रमुख योजनाएं वो अटल प्रगति पथ। तो राजस्थान में अटल प्रगति पथ की शुरुआत शहरी क्षेत्रों के समान गांवों में भी अब सीमेंट कंक्रीट की सड़कें सुविधाएं उपलब्ध करवानी है। पहले चरण में सीमेंट कंक्रीट अटल प्रगति पथ 10,000 या उससे अधिक आबादी वाले गाँवों में बनाए जाएंगे पहले चरण में। दूसरे चरण में 5,000 से लेकर 10,000 तक की आबादी वाले गाँवों में भी अटल प्रगति पथ बनाए जाएंगे, जिनका ग्रामीण कस्बों में चरणबद्ध तरीके से बनाया जाएगा, नंबर आएगा उसके अकॉर्डिंग। फिर प्रधानमंत्री जनमन योजना, पीएम जनमन योजना के तहत 12 जिले की सभी चिन्हित 38 जुड़ी हुई बस्तियां, मतलब जो 12 जिले में 38 ऐसी बस्तियां थी सड़कों से कोई कनेक्टिविटी नहीं, शहर पे कनेक्टिविटी की कोई सड़क नहीं थी, उसके लिए 96.69 किलोमीटर की लंबाई की नई सड़क के निर्माण हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वीकृत जारी जो प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत जारी की गई। तो ये थी अपनी आर्थिक समीक्षा 2025-26, इसका पूरा विश्लेषण, जिसके अंतर्गत हमने इसका ग्रॉस वैल्यू एडेड स्थिर कीमतों पर है या प्रचलित कीमतों पर है वो हमने पढ़ा। मुख्य योजनाएं भारत सरकार की और राजस्थान सरकार की दोनों की मिलकर जो योजनाएं हैं वो चाहे कृषि क्षेत्र को लेके हो, उद्योग क्षेत्र को लेके हो या सेवा क्षेत्र को लेके, ऊर्जा क्षेत्र को, किसी भी क्षेत्र को लेके जितनी भी योजनाएं थी हमने पढ़ी। आंकड़े हमने बहुत कम रखे क्योंकि सीधी सी बात है आंकड़े आपको रटने पड़ेंगे, आंकड़े याद नहीं होंगे। तो हमने इस जो जितना कंटेंट बनाया उसमें आंकड़ों को कम से कम रखा है और वही आंकड़े रखे हैं जो आपको याद हो सके, आपके दिमाग में छप सके। क्योंकि सीधी सी बात है इतने ज्यादा आंकड़े वो ना आपको याद होंगे ना किसी और को। तो अगर अपन जैसे आंकड़े पढ़ेंगे तो कंफ्यूज जितने ज्यादा आंकड़े पढ़ेंगे उतने ज्यादा कंफ्यूज होंगे, और कंफ्यूज आदमी हमेशा गलत क्वेश्चन, मैं नहीं चाहता भैया आपका क्वेश्चन गलत हो, कौन चाहेगा। तो कम से कम आंकड़े दिए उसके हिसाब से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। उम्मीद आपको ये अच्छा लगा और समझ आया होगा। धन्यवाद।